हाय दोस्तों, प्यारे भाइयों, आप सबों को मेरा नमस्कार है। आज मैं टेस्ट लेकर आया हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था, सर टेस्ट लाइए, डिस्कशन करवाइए, सर क्वेश्चन का डिस्कशन करवाइए, सब भूल गए सर, कहाँ है साइंस सर, सब खत्म, ओवर एंड आउट हो गया सर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सबों की फरमाइश में हम आज उपस्थित हुए हैं कि कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुंचा पाएं। जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा, कुछ टाइम शेड्यूल हमने बनाया है अभी फिलहाल के लिए कि कैसे कैसे हमारा शेड्यूल रहेगा, और साइंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपको कुछ सिखाएंगे भी और कुछ बताएंगे भी। और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को, अगला वीडियो जब आपके पास आए तो आपका ये मन करे कि क्यों ना हम जल्दी से इस वीडियो को देखें। ऐसा कुछ डिस्कशन हम आपके सामने लेकर आए हैं और प्रस्तुत है सर उसी कड़ी में आपके सामने साइंस का डिस्कशन लाइव हम आ रहे हैं एवरी एमडब्ल्यू ऐप में टाइमिंग होगा 3 से 4 PM में बाय FK झा। और इसमें आपको कुछ खास टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे जिससे हम टॉपिक को क्लियर कर पाए, और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चन का शेड्यूल रहेगा वो फिजिक्स से भी होगा, केमिस्ट्री से भी होगा और बायो से भी होगा। तीनों में रेलवे को मेनली फोकस करते हुए हम लोग ये सीरीज लाए हैं, ताकि रेलवे के बच्चे जो अभी घर पे हैं, 4 महीना हो गया, सारा कुछ भूल रहे हैं, तो कुछ ऐसा करेंगे कि आपके दिमाग पे लोड भी ना पड़े। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि और लाओ कॉपी लाओ किताब लाओ लिखते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ आप मेरे साथ, मेरे वीडियो के साथ आप टाइम बिताइए। शायद जिंदा रख पाएंगे हम आपके अंदर साइंस, और जिंदा रहेंगे हम लोग, और कोरोना काल में हम लोग एक सही प्रयास करेंगे ताकि ये कोरोना काल जब खत्म हो तो हमारे पास साइंस रहे और हमारी दुनिया फिर से हरी भरी हो सके, हम अपने आशाओं को पूरा कर सकें। इसीलिए इसमें हम सारी चीजों का ध्यान रख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कैसे क्लियर करना है, ताकि बच्चे 4 महीने में भूल गए हैं सारी चीजें, वो कैसे रिकॉल होगा, कैसे उन बच्चों पे लोड नहीं पड़ेगा, हम यहीं पे सारा कुछ बता दें और उसके बाद बच्चे रिकॉल कर पाए अपने सारे क्वेश्चंस को और वो कभी ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं सर अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो हम आपके अंदर से साइंस को कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसी आशा और उम्मीद मुझे है, और ऐसा प्रयास भी हम कर रहे हैं ताकि हम उस जुगाड़ से आपको पढ़ाएं कि आप क्या याद रखें उससे मतलब नहीं है, आपको क्या याद होगा या क्या समझिएगा उससे मतलब है। पीछे आप कुछ नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ कुछ टाइम एक्सपेंड कीजिए। हम इस क्लास में बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं और आगे भी लेकर आएंगे। आते हैं हम लोग सर पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो कुछ इस कदर होगा, देखिए आपके सामने है, हमने पहला ही लाइन यहाँ लिखा है, ओ कोरोना कभी मत आना। तो आते हैं सर पहले क्वेश्चन की ओर। डॉल्फिन में अवरोधों की दूरियां, गौर फरमाइएगा, डॉल्फिन में अवरोधों की दूरियां, अवरोधों की दूरियां, दिशाएं, स्वभाव एवं आमाप का पता लगा लेते हैं। यह किन तरंगों के परावर्तन के कारण संभव है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सर हम देखेंगे, ये डॉल्फिन है, गौर फरमाइएगा, डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या करता है, आप देखेंगे डॉल्फिन को ऐसे ऐसे कूदते रहता है। उसको सर शौक नहीं है ऐसे ऐसे कूदते का, एक्सरसाइज नहीं करता है वो क्यों कूदता है, वो अपने शिकार के लिए कूदता है, क्योंकि उसका छोटा सा मुंह होता है, वो उस मुंह से सर शिकार नहीं कर सकता। वो क्या करता है, हैवी वेट होता है, जिसके पास जो रहेगा वही जुगाड़ यूज करेगा। आपके पास सर शिक्षा है तो आप उसी से कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपसे सर कुदाली चलाना संभव नहीं है, तो इसके पास हैवी वेट है, मुंह छोटा है, ये ऐसे करके कूदता है, हैवी वेट के सारे शिकार को मार देता है। लेकिन सर उसको पता कैसे चलेगा यहाँ शिकार है, तो पता करता है उस तरह से। गौर फरमाइएगा, अगर हम इसकी बात करें डॉल्फिन की, तो डॉल्फिन की अगर हम बात करें तो डॉल्फिन देखिए यहां से एक पराश्रव्य तरंग वो छोड़ता है। गौर फरमाइएगा, ये पराश्रव्य तरंग वो छोड़ता है, ये पराश्रव्य तरंग छोड़ा, और ये छोटी मछली उसका टारगेट है। आप जब गौर कीजिएगा सर, ये छोटी मछली उसका टारगेट है, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर देखिए एक वेव जा रही है जो इसको सुनाई दी, तो इसको पता चल गया कि यहाँ टारगेट है। गौर फरमाइएगा, फिर से हम देखेंगे कि ये यहां से एक तरंग छोड़ती है, ये यहां से एक तरंग छोड़ती है, ये देखिए इसने तरंग छोड़ा और ये इससे टकराई, टकराने के बाद एक रिफ्लेक्टिंग वेव इसके पास पहुंची, और इसने सुना, सुनने के बाद सर ये पता कर ली कि यहाँ पर टारगेट है। जैसे सर एकदम सिंपल सा बात है, कभी आप क्या कीजिए, आप अपने बाथरूम या टॉयलेट में बैठे हुए हैं, लेटरिंग रूम जिसको कहते हैं, वहां बैठे हुए हैं और आप सर किसी से बात कीजिए, आपको तुरंत सामने वाला कह देगा, क्या रे क्या कर रहा है,
या तो जो कर रहे हो कर लो, ना तो बात कर लो। मतलब उसको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं संकीर्ण जगह में कुछ गंदा काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका दीवार नजदीक है तो रिटर्निंग अलग टाइप का आता है, और दीवार जैसे गांधी मैदान में आप बोलिएगा तब का रिटर्निंग अलग टाइप का होता है, क्योंकि वहां दीवार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दीवार नजदीक है तो अलग टाइप का रिटर्निंग है, और दीवार नहीं है तो अलग टाइप का रिटर्निंग है। वही हाल यहाँ भी होता है। यहाँ क्या होता है सर, यहाँ अगर हम जाएं, यहाँ अगर हम जाएं तो यहाँ आप गौर से देखिएगा, ये जो डॉल्फिन यहाँ से भेजा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये छोटी मछली नहीं रहता तो ये कितने चली जाती, लौट कर नहीं आती। लेकिन ये छोटी मछली है, इसका मतलब लेटरिंग रूम का दीवार है, तो यहाँ से रिटर्निंग आएगा। तो सामने वाला जैसे फोन पे कैसे समझ जाता है कि भैया कहीं ना कहीं तू संकीर्ण जगह पे है, तुम्हारे बगल में दीवार है, वैसे ही ये समझ जाता है मेरे बगल में ये छोटी सी मछली है। खट से यहाँ से रिटर्निंग आया और पाक से इसको ही खा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डॉल्फिन अवरोध, दूरी, दिशा, सारी चीजों का पता लगाने के लिए, आप देखिए ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, डॉल्फिन से कैसे तरंगों के परावर्तन के कारण संभव है, किस तरंग से। गौर फरमाइएगा, डॉल्फिन में अवरोधों की दूरियां, दिशाएं, स्वभाव एवं आमाप का पता लगा लेते हैं। यह किन तरंगों के परावर्तन के कारण संभव है। पहला ऑप्शन देखिए, कहता है डॉल्फिन से उत्सर्जित पराश्रव्य तरंग। वेरी गुड, डॉल्फिन पराश्रव्य तरंग उत्सर्जित कर रहा है, इसी के कारण तो ये पता चल पा रहा है कि ये छोटी मछली यहाँ है। नहीं अगर होता तो ये पता नहीं चल पाता। दूसरा करता, दूरवर्ती पिंडों से उत्सर्जित पराश्रव्य तरंग, क्या ये उत्सर्जित कर रहा है। हम अगर इसकी बात करें तो ये उत्सर्जित कर रहा है क्या, नहीं, इससे तो रिफ्लेक्ट होकर वेव इसके पास पहुंच रहा है। उसके बाद डॉल्फिन से उत्सर्जित पराध्वनिक तरंग, नहीं, पराध्वनिक तरंग की अगर हम बात करें तो पराध्वनिक तरंग ये विमानों से निकलता है। पराध्वनिक तरंग की अगर हम बात करें तो ये विमानों से निकलता है। और दूरवर्ती पिंडों से उत्सर्जित पराध्वनिक तरंग के कारण नहीं, न ही ये पराध्वनिक तरंग निकालता है, न ही ये पराध्वनिक तरंग निकालता है। पराध्वनिक तरंग विमान निकालता है, जिसके कारण ध्वनि बूम होता है, जिससे इमारतों को नुकसान होता है। वो क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए, पराध्वनिक विमानों से निकलने वाली ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसके कारण सर छतों को, इमारतों को नुकसान होता है, उसको हम कहते हैं ध्वनि बूम। पराध्वनि कोई नहीं निकालता है, पराश्रव्य ध्वनि निकालता है कौन, चमगादड़, डॉल्फिन, ये लोग पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करके अपने शिकार का पता लगाते हैं, ये निकालते हैं, सामने वाले से नहीं आता है। इसका मतलब आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डॉल्फिन से उत्सर्जित पराश्रव्य तरंग, ये आंसर हो जाएगा। पिंड से नहीं होगा, डॉल्फिन से उत्सर्जित पराध्वनिक भी नहीं होगा, पराध्वनिक विमान निकालता है। दूरवर्ती पिंडों से उत्सर्जित पराध्वनिक तरंग नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सर ये दूरवर्ती पिंड है, इससे भी पराध्वनिक तरंग नहीं निकलती, तो छोटी सी मछली है, ये क्या निकालेगी। तो सर इस हिसाब से इसका आंसर ये हो गया। सेम अगर हम चमगादड़ की भी बात करें, चमगादड़ में भी सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा उसको, इसी को हम सर क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन में समझेंगे। इसी टॉपिक का अगर हम दूसरा बात करें तो आप गौर से देखिएगा, एक अगला क्वेश्चन इसी पर रिलेटेड है, इको लोकेशन उदाहरण है। गौर फरमाइएगा, इको लोकेशन किसका उदाहरण। देखिए इको, इको मतलब क्या होता है, जैसे आप एक बार बोलते हैं, गांव घर में देखिएगा नाटक वाटक में करते, हालो, कहेगा हालो हालो हालो, मतलब वही इको है। एक ही आवाज जब बार बार सुनाई देती है उसको हम क्या कहते हैं सर, इको कहते हैं। और इको के द्वारा लोकेट कर लेते हैं, इसको हम इको लोकेशन कहते हैं। अब इको लोकेशन कैसे हो रहा था, अब गौर फरमाइएगा, ये चमगादड़ है, जैसे वहां डॉल्फिन था, यहाँ चमगादड़ है। चमगादड़ क्या करता है, यहां से पराश्रव्य तरंग छोड़ता है, और ये पराश्रव्य तरंग चमगादड़ के द्वारा छोड़ा गया है। गौर फरमाइएगा, ये पराश्रव्य तरंग जो है ये चमगादड़ के द्वारा छोड़ा गया है, ये चमगादड़ के द्वारा छोड़ा गया है। और ये जो छोटी छोटी किरणें आ रही हैं, ये इस अवरोध से टकरा कर आ रही है। तो सर इधर से किरण गई, उधर से किरण आई, क्या है ये, परावर्तन है। जिस माध्यम में गई थी उसी माध्यम में लौट कर आ गई थी, ये घटना क्या है, परावर्तन है। इसका मतलब इको लोकेशन। और इको लोकेशन ये जरूरी नहीं कि सर यहाँ इको लोकेशन में दोनों आ सकता है, अगर आप गौर कीजिएगा इको लोकेशन दोनों करता है। कौन कौन करता है, एक तो डॉल्फिन करता है और दूसरा चमगादड़ करता है। तो इको लोकेशन का उदाहरण क्या है, अब देखिए तो सर परावर्तन किसको कहते हैं, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट कर आ गया, परावर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया, अपवर्तन।
उसके बाद हम विवर्तन की बात करें। विवर्तन आप जानते होंगे सर, विवर्तन किसको कहते हैं? विवर्तन, व्यतिकरण, ये परावर्तन अपवर्तन से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, व्यतिकरण तो हुआ दो समान तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो उसको हम व्यतिकरण कहते हैं। ये ऐसे होता है, इसके कारण कभी कभी कोई चमकता है, कभी नहीं चमकता है, वो वाली घटना है। जैसे जल पर फैला मिट्टी का तेल, कभी चमकता है कभी नहीं चमकता, इसमें आ जाएगा। इसमें विवर्तन की अगर बात करें, अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का बाहर निकलना विवर्तन कहलाता है। इसका आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे सर, बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देता, ये विवर्तन का उदाहरण है। अपवर्तन होगा नहीं, अपवर्तन के कारण दो माध्यम होना चाहिए, यहाँ तो एक ही माध्यम में, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया। अपवर्तन का उदाहरण आप पढ़े होंगे सर, जल में डूबा हुआ लकड़ी का टुकड़ा टेढ़ा दिखाई देता है, जल में डूबी मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन। जितना अप है, मतलब जो भी ऊपर उठा हुआ चीज है, वो सब किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का एग्जाम्पल है। अगर हम पत्थर रख दिए ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन है। सिक्का डुबा दिए पानी में, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन है। अगर मछली तैर रही है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, अपवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ बताइए, इकोलोकेशन चाहे वो डॉल्फिन में हो चाहे वो चमगादड़ में हो, आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। संभल के बैठ चला, सूत न, संभल के बैठ, उठ बैठ, छुटा, सूत जाता है, मतलब सोना नहीं है, जगना है। और सर 40 मिनट आप हमारे साथ बिताइए, हम आपके अंदर साइंस को लाने की कोशिश करेंगे, जिंदा रखने की कोशिश करेंगे जब तक वैकेंसी नहीं आएगी। अब गौर फरमाइएगा, फिर से हम चलते हैं इस पीछे वाले स्लाइड, आगे वाले स्लाइड की ओर। अगर हम पीछे चलेंगे तो फिर से देखिए, यहाँ डॉल्फिन कह रहा है कैसे पता लगाता है, तो डॉल्फिन उत्सर्जित करता है पराश्रव्य तरंग, इससे पता लगाता है, ये उत्सर्जित करता है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, ये उत्सर्जित करता है पराश्रव्य तरंग, ये। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो ये कहता है कि इसी को, उसी को इकोलोकेशन, इसको भी हम इकोलोकेशन कहते हैं, ये इकोलोकेशन का उदाहरण है, ये इकोलोकेशन है ये भी। और ये भी, ये क्या है, यहां से परावर्तित हुआ। यहां भी कह देता है कि डॉल्फिन जो है अपने शिकार को कैसे खाता है, किसके कारण? परावर्तन के कारण। और डॉल्फिन खुद उत्सर्जित करता है क्या? पराश्रव्य तरंग। खत्म है कहानी। कहेगा चमगादड़ किसके द्वारा अपने शिकार का पता लगाता है? कहेंगे भैया इकोलोकेशन के द्वारा। क्या करता है वो छोड़ता है पराश्रव्य तरंग। चमगादड़ या डॉल्फिन छोड़ता है पराश्रव्य तरंग। और यह घटना किसका उदाहरण है? परावर्तन का। यहाँ कह रहा है कि भैया कैसे पता लगाता है? डॉल्फिन उत्सर्जित करता है पराश्रव्य तरंग। पराध्वनि नहीं, पराध्वनि की ये विमान द्वारा उत्सर्जित होता है, जिसके कारण विमानों को, इमारतों को नुकसान होता है। और जब यहाँ आएंगे हम, ये भी इकोलोकेशन है, चाहे वो चमगादड़ के केस में हो चाहे वो डॉल्फिन के केस में हो। एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? 3 पे। जल विद्युत गृह में टरबाइन का क्या कार्य है? गौर फरमाइएगा सर, जल विद्युत गृह में अगर हम बात करें टरबाइन का, तो ये टरबाइन का जो मामला है जल विद्युत गृह में, गौर फरमाइएगा, पहले आप क्वेश्चन को सर पढ़िए, क्वेश्चन को आप पढ़िए सर। जल विद्युत गृह में टरबाइन का कार्य क्या है? कहता है गतिज ऊर्जा को क्षितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो आप गौर फरमाइएगा कि ये आपका डैम है, बांध है, ये आपका बांध है, ये पानी भरा हुआ है। अगर हम बात करें, ये पानी है आपका भरा हुआ है, ये आपका बांध है, ये बांध है आपका, ये आपका बांध है। और यहां जब आप आइएगा तो यहां से देखिए, इसको पेन स्टॉक कहते हैं, यहां से ये पेन स्टॉक से पानी आया और ये टरबाइन है। इस टरबाइन को चलाया, चलाने के बाद ये जनरेटर को घुमाएगा, जनरेटर को हम लोग जैसे घुमाते हैं बिजली पैदा हो जाता है, ये बिजली पैदा हो जाएगा और ये बिजली ट्रांसफार्मर से होते हुए आपके घर में आ जाएगा। फिर से देखिए, पानी आया पेन स्टॉक से होते हुए, ये बांध है जो हम लोगों के घर में बांध बनता है, पेन स्टॉक से होते हुए ये टरबाइन पे गिरा, टरबाइन को घुमाया, टरबाइन को घुमाने के बाद जनरेटर घुमा, जनरेटर को घूमने के बाद ये बिजली पैदा हुआ, बिजली पैदा हुआ तो हमारे घर में आ गया। आप बोलोगे रे मास्टर साहब तो कैसे कैसे हुआ? तो थोड़ा सा हम इसको वीडियो की मदद से जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो की मदद से जानने की कोशिश करते हैं, गौर फरमाइएगा।
ये वीडियो की मदद से हम सर जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हुआ। गौर फरमाइएगा। ये देखें, ये मूविंग वाटर है जो पेन स्टॉक से आ रहा था, ये टरबाइन है, इसको घुमाएगा, ये जनरेटर है, ये घूमेगा, और घूमने के बाद सर अगर हम बात करें तो घूमने के बाद यहाँ से सर हमको बिजली मिल जाएगी, ये इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाएगी सर। ठीक है, एक बार फिर से हम देखेंगे इस वीडियो को चला के, गौर फरमाइएगा। देखें, ये पानी इधर से आया, इधर से निकल गया, लेकिन टरबाइन को घुमा दिया। ये टरबाइन घूम रहा है, ये भी घूमेगा, बिजली पैदा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ यहाँ पर हम सर एनिमेशन में अगर हम देखते हैं, यहाँ से देखिए पानी आया, इसको घुमाएगा, देखिए ये पानी आया, इसको घुमाया, घुमाने के बाद सर ये जनरेटर चलेगा, यहाँ से बिजली आपको मिल जाएगा और जो पानी है वो निकल जाएगा। अब अगर हम सर इसी वीडियो को, अगर हम इसी वीडियो को थोड़ा सा और बैक करके देखते हैं, तो आप गौर से देखिएगा, यहां से जो पानी आया टरबाइन को घुमाया, तो यहां पर इट्स डैम के पास, आप तो जानते हैं बांध मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम बांध की बात करें, बांध की अगर हम बात करें, तो यहां बांध मतलब सर स्थितिज ऊर्जा। बांध का मतलब हो गया सर स्थितिज ऊर्जा। गौर फरमाइएगा, यहां हमको मिल गया स्थितिज ऊर्जा, ये बांध में स्थितिज ऊर्जा होता है, सब जानता है। ये यहां से स्थितिज ऊर्जा इसको मिला, मिलने के बाद ये मोशन में आ गया, यानी ये हो गया, ये अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा गतिज ऊर्जा, और ये गतिज ऊर्जा फिर मिल गया जनरेटर को। यानी ये टरबाइन क्या किया, इस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल दिया, ये गतिज ऊर्जा फिर मिल गया जनरेटर को, और जनरेटर यहां से हमको दे दिया विद्युत ऊर्जा, और हमारे घर में बॉल जल जाता, भूख। कहने का मतलब बांध की जो स्थितिज ऊर्जा है, इसको गतिज ऊर्जा में बदलने का काम टरबाइन करेगा, और ये जो जनरेटर है वो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अब आप आइए सर यहां कि गतिज ऊर्जा को क्षितिज ऊर्जा, क्षितिज ऊर्जा का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ, क्षितिज ऊर्जा का होवे नहीं करता है यहाँ। अस्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में देखिए सर, टरबाइन टरबाइन टरबाइन, जल विद्युत में टरबाइन का क्या कार्य है? टरबाइन का काम है इस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देना। देखिए स्थितिज ऊर्जा है, इसको गतिज ऊर्जा में बदल दिया, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला देख लेते हैं, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये काम जनरेटर करता है, ये काम सर जनरेटर करता है। जनरेटर आप देखिए, ये काम जो है जनरेटर करेगा। देखिए ये काम जनरेटर, ये जो गतिज ऊर्जा है इसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करेगा? जनरेटर करेगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर 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 फिर है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ये काम कोई नहीं करता है, ये काम सर कोई नहीं करता है। ये काम जो है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ये काम कोई नहीं करता, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। कह रहा है टरबाइन क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ये काम कौन करता है? टरबाइन करता है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब हमारा है नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारा है क्वेश्चन कि मंदक का कार्य न्यूट्रॉन को। देखिए सर यहाँ अब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि एक होता है मंदक और एक होता है नियंत्रक छड़, कंट्रोल रॉड, यानी मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड। मॉडरेटर बोले तो मंदक, और कंट्रोल रॉड बोले तो नियंत्रित छड़। इन चला, मंदक बोले तो मॉडरेटर और नियंत्रित छड़ बोले तो कंट्रोल रॉड, बोलना रे चला। क्लियर है? अब यहां हम लोग क्या कहेंगे कि मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की, तो सर मंदक का क्या कार्य है? मंदक का कार्य में अगर हम चलें तो गौर फरमाइएगा, ये मॉडरेटर का क्या काम है?
गौर फरमाइएगा, ये मॉडरेटर है, ये मॉडरेटर है। अगर हम चलें यहां तो ये मंदक है, और मंदक से ये निकला न्यूट्रॉन। क्योंकि होता क्या है सर कि अगर आप यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं तो बेरियम एसी चला और क्रिप्टन निकलता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलता है। ये मामला है। अगर आप यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हो तो ये बेरियम और क्रिप्टन निकलता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलता है। इसमें से फिर से हम लोग 2 न्यूट्रॉन को खा जाते हैं और 1 न्यूट्रॉन से अटैक करवाते हैं। गौर फरमाना, ये चूंकि न्यूक्लियर रिएक्टर है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होगी, तो यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से अटैक करवाएंगे, बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेगा। इस 3 न्यूट्रॉन में ये 2 न्यूट्रॉन, अगर तीनों न्यूट्रॉन अटैक कर दिया तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया हो जाएगा। इसलिए हम लोग 2 न्यूट्रॉन को निकाल के या तो उसको अस्थिर कर देते हैं या तो उसको अवशोषित कर लेते हैं, 2 काम करते हैं। अब यहां अगर आप आओगे तो यहां पर से हम 2 काम करते हैं इसके साथ, या तो इस 2 न्यूट्रॉन में को या तो मंदित कर देते हैं, या तो दूसरा काम हम करते हैं सर कि इसको अवशोषित कर लेते हैं। अब मंदित करने का काम कौन करेगा? मंदक। अवशोषित करने का काम कौन करेगा? नियंत्रित क्षण। गौर फरमाइएगा, अगर हम बात करें नियंत्रित क्षण, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फिर से बताते हैं। यूरेनियम है, 2 क्वेश्चन इससे आपका बन जाएगा। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन से अटैक करवाएंगे, बेरियम और क्रिप्टन में टूटेगा, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेगा, अब प्लस ऊर्जा भी निकलेगा। इस 3 न्यूट्रॉन में 1 न्यूट्रॉन से फिर से अटैक करवाएंगे ताकि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया चलती रहे। 2 न्यूट्रॉन बचेगा, इस 2 न्यूट्रॉन को यहां लाएंगे। इस 2 न्यूट्रॉन में 2 काम करेंगे, या तो इसकी गति को कम करेंगे और उसके बाद अवशोषित करेंगे। गति को कम करने का काम, मंदित करने का काम मंदक का होता है, और मंदक के रूप में जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें D2O यानी भारी जल, और अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। और अगर हम नियंत्रित छड़ की अगर हम बात करें तो बोरोन और कैडमियम की छड़ नियंत्रित छड़ होती है। दोनों का सर अलग अलग काम है। यहाँ बहुत सारा डाउट होता है बच्चों को कि मंदक के रूप में हम लोग मंदित करने के लिए मंदक का उपयोग करते हैं जो गति को धीमा करता है, और D2O और ग्रेफाइट दोनों का उपयोग करते हैं नियंत्रित छड़ के रूप में बोरोन और कैडमियम। इसका काम है सिर्फ मंदित करना यानी धीमा करना, यह अवशोषित नहीं करता है, और इसका काम है अवशोषित करना, यह धीमा नहीं करता है। दोनों अलग अलग बातें हैं सर। ये मंदक का काम है रोकना सर, भैंस का काम है दूध देना, तो दूध देगी। अब भैंसा का जो काम है वो भैंसा करेगी। भैंसा कभी दूध दे सकती है क्या? कभी नहीं दे सकती है, भैंसे देगी। मतलब जिसका जो काम है वही करना है, यानी मंदक का काम है मंदित करना, वही काम करेगा। अवशोषक का काम है अवशोषित करना। इसके रूप में बोरोन और कैडमियम की छड़ का प्रयोग करते हैं। अब ये कैसे मंदित करता है तो गौर फरमाइएगा, हम आते हैं इस पे, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है, बच्चा इसमें बहुत ज्यादा फंसता है। देखिए क्या कर रहा है, मंदक का कार्य क्या है, तो देखिए मंदक, ये जो आपके सामने है ये मंदक है। देखिए ये मंदक है D2O, और ये न्यूट्रॉन निकला। इस न्यूट्रॉन के साथ ये क्या करेगा, देखिए इसको मंदित कर रहा है, रोक रहा है। अगर ये रोकेगा, बार बार इसको सर रोकेगा तो ये मंदित हो जाएगा। हम उधर से न्यूट्रॉन ये लाल वाला आ रहा है और ये हम D2O है, इसको हम रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, क्या होगा? रुकेगा। और रुकेगा सर तो हमारा काम हो जाएगा। गौर फरमाइएगा, फिर से हम देखेंगे। अगर 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 ये न्यूट्रॉन इधर से आ रहा है, ये D2O है, तो ये D2O रोकेगा, तो रोकेगा, अनियंत्रित क्षण कहेगा कि हम अवशोषित कर लेंगे। तो 2 न्यूट्रॉन जो एक्स्ट्रा हमारा बच रहा था सर, वो तो हमारा गया।
तो हमारा काम हो जाएगा। इसलिए हम लोग तब ये न्यूक्लियर रिएक्टर बैलेंस रहेगा। नहीं तो अगर सर अनबैलेंस हो गया तो परमाणु बम बन जाएगा। परमाणु बम बन जाएगा मतलब समझ रहे, 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर जनरेट हो जाएगा। इसलिए इस 2 न्यूट्रॉन को रोकना भी जरूरी है और अवशोषित करना भी जरूरी है। तो रोकने का काम मंदक करेगा, अवशोषित करने का काम नियंत्रित क्षण करेगा। मंदक कौन कौन है? तो D2O और ग्रेफाइट। तो D2O यानी भारी जल, भारी जल और ग्रेफाइट दोनों ऑप्शन में रहता है कभी कभी। उसके लिए हम दूसरा क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। अब आप क्वेश्चन में आइए, मंदक का कार्य न्यूट्रॉन की या को अवशोषित करना, मंदित करना। लड़का क्या करता है, जैसे मंदक देखा और वो कहेगा कि न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, खट से मार के चलाता है, जो कि सर एकदम कहीं से भी सही नहीं है। ये सर गलत है, गौर फरमाइएगा। ये जो मामला है ये गलत है। ये गलत है। अगर आप इसको मारते हैं तो ये अवशोषित करना, ये गलत हो जाएगा। इसका मंदक है ना, मंदक का काम है मंदित करना। मंदक का काम क्या है सर? केवल और केवल मंदित करना। यही देता कि नियंत्रित क्षण का काम क्या है? ये जो अवशोषित करना है, ये जो अवशोषित करना है सर, ये जो अवशोषित करना है ये काम है नियंत्रक का। और ये जो मंदित करना है ये काम है मंदक का। नियंत्रक के रूप में हमने कहा था बोरोन और कैडमियम की छड़, और मंदक के रूप में हमने आपको कहा था D2O, जिसको आप भारी जल कहते हैं, गुरु जल कहते हैं, पूछता है, और ग्रेफाइट का। लेकिन कभी कभी जो अगले ऑप्शन में आपको दिखेगा D2 और ग्रेफाइट दोनों में, दोनों रहता है ऑप्शन में, ये भी रहता है ये भी रहता है, तो आंसर ये मारना है। ये नहीं रहेगा तब ये मारना है। आप कहिएगा क्यों सर ऐसा? ई नहीं, बहुत सारे टीचर कहते हैं जो पहले है उसको पहले मार देंगे। सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टीचर बचने के लिए ऐसा बोल देते हैं जब उनको उनके पास आंसर नहीं होता है। नहीं, अब ये सारा रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन है, D2 और ग्रेफाइट दोनों अगर रहेगा तो आपको D2O मारना है, ग्रेफाइट नहीं मारना है। आप कहेगा सर लॉजिक दीजिए इसके पीछे, हर चीज के पीछे सर लॉजिक है। D2O बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए D2O आंसर होगा। 80 to 90% D2O प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट के दृष्टिकोण से भी सस्ता है। तो सर यहाँ कह रहा है मंदक, मंदक कह रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मंदित करना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और तीव्र करना, तो तीव्र तो कर भी नहीं करेंगे ना, तो परमाणु बम बन जाएगा। अब परमाणु बम मतलब 1 करोड़ डिग्री सी, 1 करोड़ डिग्री सी मतलब देख ही रहे हैं सर कितना इंडिया चाइना हो रहा है। परमाणु बम फटा मतलब 1 करोड़ डिग्री सी टेम्परेचर जनरेट होगा। 1 करोड़ डिग्री सी, 100 डिग्री सी पे तो पानी खोल जाता है। 1 करोड़ डिग्री सी होगा तो की हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं? 100 डिग्री सी पे पानी खोलता है, 1500 1700 डिग्री सी पर स्टील पिघल जाएगा। 1 करोड़ डिग्री सी होगा अगर परमाणु बम फटेगा। लोग कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो ये हो गया हमारा सर आंसर, मंदित करना। अगले क्वेश्चन में जब आप जाइएगा तो अगला क्वेश्चन कहता है न्यूट्रॉन को मंदित करता है। अब देखिए फिर मंदित करता है, यहाँ देखिए दोनों ऑप्शन बोर्ड ने ही पूछा है, और बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछा है आप इसको गौर से पढ़िए तो आपको दिखाई देगा कि न्यूट्रॉन को मंदित कौन करता है। एक ऑप्शन ग्रेफाइट भी, एक ऑप्शन भारी जल भी। यहाँ टीचर फंस जाएगा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ टीचर फंसेगा कैसे? टीचर कहेगा कि भैया रे, जे पहले रहेगा ओकरा मार देना, तो भैया यहाँ मारोगे नहीं, मरा जाओगे। इसलिए यहाँ ग्रेफाइट नहीं होगा आंसर। आप कहिएगा क्यों नहीं होगा आंसर? इसलिए नहीं होगा क्योंकि सबसे ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, ये होगा आंसर। ग्रेफाइट नहीं मारना है। लड़का एग्जाम में हड़बड़ी में रहता है, न्यूट्रॉन को मंदित करता है कौन? ग्रेफाइट। गलत है। क्लियर? यहां आंसर हो जाएगा भारी जल, और ये आपका हो जाएगा सर सेकंड आंसर। दिस वन इज द सेकंड आंसर। अब आते हैं सर हम लोग, और ये सोडियम तो होगा नहीं। सोडियम को द्रवित मिश्र धातु का उपयोग ठंडा करने के लिए करते हैं सर, रिएक्टर को ठंडा करने के लिए सोडियम का प्रयोग करते हैं। अगर हम हीलियम की बात करें, हीलियम तो अक्रिय गैस है, जान ही रहे होंगे सर, वायुयान के टायर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, अन्य बहुत सारे जगहों पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं हीलियम का। सांस लेने में भी हम लोग इसका उपयोग हीलियम और ऑक्सीजन को साथ में मिला के करते हैं। तो हीलियम के बहुत सारे गुण हैं। अब हम आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 में चलें कि किसी कुत्ते से, गौर फरमाइएगा जनाब, कुत्ता, कुत्ता समझ रहे होंगे सर, आजकल बड़ा रोड पे आप लोग देखते होंगे कुत्ता को। 450 मीटर की दूरी पर खड़ा कोई मनुष्य 500 हर्ज की ध्वनि सुनता है। तो कुत्ता से मनुष्य के पास पहुंचने वाले दो क्रमागत संकीर्णों में कितना समय अंतराल होगा? क्वेश्चन बड़ा इधर से लगाने पे ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।
आप कहिएगा सर ये क्वेश्चन टाइप का अगर आएगा, हम दो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो कि इस टाइप के क्वेश्चन अभी पूछे जा रहे हैं, इसलिए दो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, इसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन आपसे हमेशा बनेगा। आप कहिएगा सर कैसे रे मास्टर, ऐसे रे भाई, भी बराबर एन लेमडा एक पढ़े हो, यहां से एन बराबर हो जाएगा भी बाई लेमडा। एक फॉर्मूला और आप पढ़े होंगे, एन बराबर 1/t या टी बराबर 1/n, ये पढ़े हैं सर कि नहीं पढ़े? इतने फॉर्मूला हमको ये बता दीजिए कि ये आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है या नहीं, गौर फरमाइएगा। भी बराबर एन लेमडा शायद आप पढ़े होंगे, एन बराबर भी बाई लेमडा, एन बराबर 1/t पढ़े हैं सर, एन बराबर 1/t। अब मामला क्या है सर कि एन बराबर 1/t, भी बराबर एन लेमडा या एन बराबर भी बाई लेमडा, इसी पर सवाल रहता है, बनाना कैसे। हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन से गिवन दैट निकालना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो निकालना है और कुछ नहीं करना है। हमने आपको कहा सर आपको कुछ नहीं करना है, बस तीन फॉर्मूला को ध्यान में रखना होगा। कौन कौन? एक भी बराबर एन लेमडा, एक एन बराबर, इसी को हम लिख सकते हैं भी बाय लेमडा, एक टी बराबर 1/n। इतना को आप ध्यान में रखिए तो आपका सवाल बन जाएगा। गिवन दैट निकालिए सर, न्यूमेरिकल अगर आप मेरे हिसाब से बनाइएगा ना तो एक भी न्यूमेरिकल नहीं छूटेगा, इसकी 150% की गारंटी है। बहुत कम पढ़ना पड़ेगा और न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं कैसे बनेगा, अरे चला एकदम बनेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तुमको सोचना होगा, क्या करो, जैसे देना तरंग, आवृत्ति, फलना, चिलना, मीटर पर सेकंड में, कुछ मीटर में दे दे, कुछ हर्ज में दे दे, क्वेश्चन से घबराना नहीं, आज के बाद सब क्वेश्चन इस टाइप का बनेगा। आपको क्या करना है, गिवन दैट निकालिए, किसी कुत्ते से 450 मीटर की दूरी। तो आप सर एक चीज और ध्यान देखिए, वेग, वेग का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। एन का यूनिट क्या होता है सर, हर्ज। टी समय है या समयांतराल या आवर्तकाल, इसको सर हम सब कहते हैं, समय, समयांतराल या आवर्तकाल, इसको जो आप कह दीजिए सर वो सब जायज है इसके लिए। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड, और लेमडा दूरी है सर, इसका यूनिट हो जाता है मीटर। अब गौर से देखिए, नहीं समझ में आए क्या करना है कि 400 मीटर है, 400 मीटर है यानी लेमडा हो जाएगा ये। चलिए लेमडा हो गया आपका 400 मीटर, और क्या दिया, 500 हर्ज, यानी हर्ज किसका यूनिट है, एन का, एन हो गया 500 हर्ज। अब सर गौर फरमाइएगा, 500 हर्ज। अब क्या बचा सर, 500 हर्ज। अब और तो कुछ नहीं है, तो मनुष्य कितना समय अंतराल होगा, समय अंतराल का मतलब हो गया सर कथी, यहां आ जाइए, समय अंतराल कहे, आवर्त कहे, आवर्तकाल कहे, इसका मतलब हो गया टी। अब वैसे भी देख रहे हैं हम सब सेकंड में है, यानी टी निकालना है हमको, लेमडा दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, टी निकालना है। देखिए तो कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है, इसमें हम टी है ही नहीं तो ये लगेगा नहीं, इसमें भी टी नहीं है, नहीं लगेगा, इसमें देखिए टी है, टी बराबर 1/n होता है, लगा देंगे टी बराबर 1/n, यानी टी बराबर 1/n। ये कुत्ता यहां से सर बोल रहा है, कह रहा है किसी कुत्ते से 450 मीटर की दूरी, यहां से अगर हम बात करें सर, यहां से इस कुतवा से यहां तक की दूरी दे दिया है 450 मीटर। कोई मनुष्य 500 हर्ज की ध्वनि सुनता है, ये जो सुन रहा है सर, ये 500 हर्ज की ध्वनि सुन रहा है। कुत्ता से मनुष्य के पास पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों का समय अंतराल यानी कह रहा है क्या, तो टी, टी बराबर 1/n होता है, चूंकि n दिया हुआ है, लगा देंगे 1/500, सर गुना भाग कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, देखिए 0.02 सेकेंड आएगा शायद, देख लीजिएगा गुना भाग करके, 0.02 सेकेंड शायद आएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर से पढ़िए सर,
एक किसी कुत्ते से 450 मीटर की दूरी पर खड़ा मनुष्य, 450 मीटर यहां से यहां तक का दूरी कुतवा है, ये मनुष्य है, 450 मीटर दे दिया है। अब 500 हर्ट्ज की ध्वनि, यानी ये जो सुन रहा है ये 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। कुत्ता से मनुष्य के पास पहुंचने वाले दो क्रमागत संपीड़नों का समांतराल टी का मान निकालना है। हम जानते हैं टी बराबर 1/n होता है। एन का मान दिया हुआ है, पुट कर दी, यू विल गेट द आंसर। देख लीजिएगा सॉल्व करके सर कितना आता है। 500 जीरो पॉइंट देंगे, एगो जीरो आएगा, फिर एगो जीरो देंगे तो हो जाएगा 0.02 आएगा शायद। आप गुना भाग करके देख लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। 500 को आप दे ही दीजिए सर, भाग ही देते हैं, नहीं तो फिर वीडियो में कमेंट्स आ जाएगा कि सर ये का किए, नहीं आ रहा है। 0 यहाँ एगो जीरो दिए, पॉइंट के कारण जीरो आया, फिर एगो जीरो दिए तो 100 हुआ, फिर 2100 हुआ, फिर एगो जीरो देंगे, 0.02 सेकेंड आ जाएगा आपका आंसर। यानी ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा, तो आपका ये आंसर हो गया। आप मिला लीजिएगा फिर से एक बार सर, देख लीजिए। ये आप इस क्वेश्चन में गौर से देखिए, ये 450 मीटर झूठे दे दिया है, इसका कोई काम नहीं है। लड़का जैसे एग्जाम हॉल में सर देखता है ना, बाप रे बाप, फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं बनता हो कैसे, हमारे साथ सर कुछ टाइम बिताइए, हम न्यूमेरिकल बनवा देंगे। कुछ नहीं सोचना है, जैसे तरंग के बारे में कहे, जैसे दूरी के बारे में कहे, हर्ज कहे, तीनों को फॉर्मूले है, बी बराबर एन लेमडा लगेगा ना, तो एन बराबर बी बाई लेमडा लगेगा ना, टी बराबर 1/n लगेगा। कैसे नहीं बनेगा न्यूमेरिकल, एकदम बनेगा। हम अगला क्वेश्चन देखिए बना के दिखाते हैं। सोचना क्या है, भी बराबर एन लेमडा, एन बराबर बी बाई लेमडा, टी बराबर 1/n, इतने लगेगा। अब ध्यान रखना है, भी वेग है, मीटर पर सेकंड में होगा दिया हुआ, एन हर्ज में दिया हुआ रहेगा, टी सेकंड में दिया हुआ रहेगा चूंकि समय है, और लेमडा दूरी है, मीटर में होगा। अगला क्वेश्चन में देखिए एक बार, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। कहता है एक कुंडलित कमानी में अनुदैर्घ्य तरंग, आपको कुछ नहीं सोचना है। फिर जैसे तरंग आया 20 सेंटीमीटर, वेग दे दिया है, सेंटीमीटर हर्ज है, हम क्या बोले थे आपको सर, आपको सोचना है तीन ही फॉर्मूला, v बराबर एन लेमडा, एन बराबर जो होता है उसी को हम लिखे v बाय लेमडा, और t बराबर 1/n लिखिए, या n बराबर 1/t लिखिए। इतने फॉर्मूला के बारे में सोचना। देखिए इसी का दूसरा रूप ये है और इसी का दूसरा रूप ये है। आप कहिएगा अरे मास्टर साहब तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, हम तो क्वेश्चन पढ़वो नहीं करते हैं, हमको इस टाइप का जैसे क्वेश्चन मिलता है हम इसको पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई, ग्रुप डी का क्वेश्चन कल पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे अरे मास्टर, ऐसे बनाएंगे अरे भाई। क्या करना है, भी का मान दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, जैसे मीटर पर सेकंड में, इसका मतलब क्या है, वेग है। उसके बाद दे दिया 20 सेंटीमीटर, लेमडा का मान 20 सेंटीमीटर है। खाली ध्यान रखना है सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना है, 0.2 मीटर हो गया। हमको हर्ज में आंसर चाहिए, देखिए क्वेश्चन हम नहीं पढ़ रहे हैं, हर्ज में आंसर चाहिए। हर्ज में एन चाहिए, तो एन बराबर होता है v बाय लेमडा। भी दिया हुआ है 5, लेमडा दिया हुआ है, भी दिया हुआ है भैया 5, और लेमडा दिया हुआ है कितना, तो 0.2। सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 0.20 है ना, तो 0.20 कर दीजिए। क्या है भैया, मीटर, 0.20 मीटर, पॉइंट उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा बताइए, काट खोट के देखिए कितना आता है आपका आंसर। 25 आ जाएगा, 20 दूनी 40, दू 10, 20 पंचा 100, हर आंसर। एक बार फिर से देखते हैं सर, कुछ नहीं सोचना है, कुंडली में क्या है, कुंडली है, फलना है, चिलना है, ढकेलना है, कुछ ना सोचना है। क्या करना है, सिर्फ यूनिट का गेम है। वेग है मीटर पर सेकंड में होगा, आवृत्ति हर्ज में होगा, समय है सेकंड में होगा, खत्म। लेमडा दूरी है, मीटर में होगा। हम क्या करेंगे, हम सर नहीं जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम देख लिए मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर हर्ज है, इसका मतलब मीटर पर सेकंड में है ना, तो मेरा बस तीन गो फॉर्मूला, हमको दुए को फॉर्मूला समझना है, यानी मेनली v बराबर एन लेमडा, और n बराबर 1/t, या t बराबर 1/n, बस भी निकाल देना है। 5 मीटर पर सेकंड, ये 20 सेंटीमीटर है, यानी लेमडा होगा ये 20 सेंटीमीटर, इसको बदल देंगे 0.20 मीटर। अब हमको चाहिए हर्ज, हर्ज चाहिए, यानी एन, एन बराबर भी बाई लेमडा, लगा देंगे, भी का वैल्यू दिया हुआ, लेमडा का वैल्यू दिया हुआ, आंसर आ जाएगा। आप अगर सर पीछे वाले क्वेश्चन में भी चलिए तो कुछ नहीं करना है, आप गौर से देखिए, 450 मीटर दिया हुआ है, फिर दुए को फॉर्मूला के बारे में सोचना है, भी बराबर एन लेमडा। हम बोले आपको सर पीछे आपने क्या पढ़ा है हम नहीं जानते हैं, हम यहाँ सिखा देंगे आपको, खाली आप सीखने की कोशिश कीजिए।
v बराबर n लेमडा है, t बराबर 1/n है, या n बराबर 1/t जो लिख दीजिए आप। यहाँ क्या करना है सर, हमको 450 मीटर है, यानी लेमडा है हमारा 450 मीटर, 500 हर्ज है, n का मान दे दिया है 500 हर्ज। गोगो गोगो नहीं करना है, टी का सेकंड में है, यानी टी निकालना है, टी बराबर हो गया 1/n, n दिया हुआ है 1/n करेंगे, यू विल गेट द आंसर। कुछ नहीं करना है, v बराबर n लेमडा सोचना है, n बराबर v बाय लेमडा, t बराबर 1/n बराबर 1/t, जो गिवन दैट होगा कौन फॉर्मूला लगेगा उसको लगा देना है, यू विल गेट द आंसर। दो क्वेश्चन उलट के देखिएगा सर प्रीवियस ईयर में, अब जो भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइम अपना बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग, और इस क्वेश्चन में आते हैं सर। इससे पहले शायद क्वेश्चन नहीं रहा होगा, हाँ ये आते हैं सर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन था आपका, 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व होता है? चला रे, सोते से काम ना चलता, उठ उठ, हमारे साथ कुछ टाइम बिता। 40 नंबर ग्रुप डी में साइंस और 2-3 करंट अफेयर्स रहता है 40 में, 40 की जवाबदेही हम लेते हैं। जब भी एग्जाम होगा आपके साथ वो रहेगा। एएलपी में सर साइंस का बहुत अहम रोल है, आपको भी पता होगा, पीटी में भी या मेंस में भी आपके अंदर सर जिंदा रखेंगे। ये कोरोना काल गुजर जाएगा, तेरे से क्या होगा? चला कुदाली चला पाएगा तू? होगा तेरा से? पान दुकान खोल पाएगा तू? होगा तेरा से? भाई कंपनी में काम कर पाएगा? चला 12 घंटा कर दिया नया श्रम कानून, 12 घंटा कर नहीं पाइएगा सर। आप कुछ मत कीजिए, कौन क्या कर रहा है छोड़ दीजिए, आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, आप चुपचाप सर पढ़ते रहिए। ऐसा कौन सा वायरस आया जो गया नहीं सर? ऐसा कौन सा रात आया जिसके बाद सुबह नहीं हुई? होनी है सुबह। थोड़ा सा तुमको जगना होगा, थोड़ा सा टाइम सर आप अच्छे अच्छे टीचरों के साथ बिताइए ऑनलाइन में, और कोशिश कीजिए अपने अंदर चीजों को जिंदा रखने का। उसके बाद तू चला बहादुर है, आज तक हमारे इस पटना की धरती का इतिहास रहा है, सबसे ज्यादा रिजल्ट हमने दिया है रेलवे में, हम लोग देंगे। इस पटना के सारे टीचर लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से, हम लोग भी लगे हुए हैं सर। आप कोशिश कीजिए कि अच्छा समय अपने एजुकेशन के साथ बिताएं सर, आपके मम्मी पापा की आस हो आप सर। थोड़ा सा सर ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऑक्टेव वर्गीकरण के न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व होता है? तो सर अगर हम ऑक्टेव वर्गीकरण, ये ऑक्टेव वर्गीकरण दिया कौन था? ये चला न्यूलैंड चचा दिए थे। न्यूलैंड ने ऑक्टेव वर्गीकरण करके तत्वों को सजाया था ऐसे। ये न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल है। अभी वाला जो पीरियोडिक टेबल है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है सर, मोस्ले ने दिया था, लेकिन न्यूलैंड ने भी पीरियोडिक टेबल पहले दिया था। अब न्यूलैंड ने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो कुछ इस कदर था। अब इसमें सर हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा, लेकिन सर आप देखिएगा पिछले बार का क्वेश्चन एएलपी वगैरह का या ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, तो आपको सर समझ में आ जाएगा न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया है। तो सर न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो सर पहली बात करते हैं कि न्यूलैंड ने सारे गम पद नी सा की बात कही थी। मतलब उसने कहा कि जैसे हम लोग कहते हैं सा रे ग म प द नी सा, यानी पहला भी सा और सात आठवां भी सा, तो उसने कहा था पहला और आठवें तत्व का गुण समान होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इसीलिए इसको ऑक्टेव, ऑक्टेव या इसीलिए इसको सर ऑक्टेव या ऑक्टेट के नाम से जानते हैं, न्यूलैंड ने दिया। अब अगर हम बात करें कि पहला और आठवें तत्व का गुण समान होगा, देखिए पहला है, इसके हिसाब से पहला हाइड्रोजन है, और आठवां देखिए क्या होगा, इसको भी गिनना है। पहला ये होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, देन आठवां, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन का गुण समान होगा। इसी हिसाब से इन्होंने सजाया। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। कितनी थी सर? 56 थी। इन्होंने कहा पहले तत्व का गुण आठवें तत्व से मिलेगा, उसके आधार पर इसने सजा दिया। बहुत सारी कहानियां हो गई इसके साथ। अब क्या क्या कहानियां हो गई सर? पहला तत्व आठवें तत्व के समान होगा, इसका यह मतलब होता है सर कि जो पहला तत्व होगा वो आठवें के समान होगा। लड़का को क्वेश्चन पूछता है कि बताओ न्यूलैंड के ऑक्टेव के अनुसार दूसरा तत्व किसके समान होगा, तो लड़का क्या करता है, दो में 8 जोड़ देता है, 10 कर देता है। नहीं चला, दो भी खुद एक जोड़ना है।
जैसे अगर हम सर बात करें 1 2 3 4 की, या दो से अगर हम जोड़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप सर गौर से देखिएगा, कहेगा दूसरे तत्व का गुण किसके समान है, तो इसको भी गिनना है। देखो 1 2 8 तत्व यहां से गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दूसरे तत्व का गुण नौवें तत्व के समान है। लेकिन लड़का क्या करता है, दूसरे तत्व का गुण 10वें तत्व के समान है। 2 8 10, नहीं गलत है। देखो पहले तत्व का गुण 8वें, साते जोड़ना है क्योंकि दो भी खुद है, तो दूसरे तत्व का गुण 9वें तत्व से मिलेगा, तीसरे तत्व का गुण 10वें तत्व से मिलेगा, चौथे तत्व का गुण 7 जोड़ दो 11वें तत्व से मिलेगा। इसका प्रॉपरली ध्यान रखना है। कहेगा आपको, देखिए क्वेश्चन क्या कहेगा, कहेगा बताइए न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल किसने दिया, भैया न्यूलैंड चचा ने दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलेगा, यानी दूसरे तत्व का गुण 9वें तत्व से मिलेगा, यानी तीसरे तत्व का गुण 10वें तत्व से मिलेगा। साते जोड़ना है, इसका ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ बच्चा सर कंफ्यूज करता है। अब गौर फरमाइएगा, अगर हम बात करें इसकी, तो अब यहां कहता है सर, अब इसके बहुत सारे सर डिसएडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेज ने बोला इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी। इन्होंने संगीत के धुनों सारे गामा पादा नीसा पे सजाया था। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या क्या था, इसमें डिसएडवांटेज ये था सर कि इसका जो मामला था, ये जो नियम था ऑक्टेव का कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलेगा, ये कैल्शियम तक ही वैलिड था। अब गौर से देखिएगा, यहीं तक वैलिड था, यहां से ऐसे आया, ये ऐसे चला, कैल्शियम तक यहीं तक वैलिड था, यहीं तक। इसके बाद नहीं लग रहा था इसका नियम, जबरदस्ती सजा दिया है, इसीलिए बाद में लोगों ने नहीं माना। क्वेश्चन कहेगा बताओ रे भाई, न्यूलैंड का जो तत्व था, आवर्त जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने सजाया था, वो कहां तक उसका नियम लागू हो रहा था, कहेंगे भैया कैल्शियम तक। अब कहेगा उसका पीरियोडिक टेबल का अंतिम तत्व कौन था, कहेंगे थोरियम। कहेगा इसका डिसएडवांटेज क्या क्या था, अरे बाप रे जुलुम कर दिया था, कोबाल्ट और निकोल को देखो हेलोजन के साथ रख दिया। फ्लोरीन और क्लोरीन हेलोजन है, इसके साथ कहीं कोबाल्ट निकल रहे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रह सकता है, कोबाल्ट और निकल, यानी एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्व रख दिया। और भी हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकल, कोई ई पूछता है सर, हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकल को रखा, ये पूछता है। और दूसरा ये कहेगा निम्न में से कौन सा कथन न्यूलैंड के हिसाब से सही नहीं है, उस हिसाब से पूछेगा, 3 4 को स्टेटमेंट दे देगा। दूसरा कि एक ही जगह पर एक से अधिक द्रव्यमान वाले तत्व रख दिए, देखिए एक के जगह पर एक से अधिक द्रव्यमान वाला तत्व रख दिया, मतलब यहां द्रव्यमान के अनुसार भी सजाएगा, दो गो एक के अलग अलग द्रव्यमान का है लेकिन एक के जगह पर रख दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो अक्रिय गैस का खोजे नहीं हुआ था तभी तक। आप गौर से देखिए, अक्रिय गैस का जो है खोज नहीं हो पाया था, फिर से हम समझाते हैं। पहला, न्यूलैंड के अनुसार उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी, उसने 56 तत्वों को सजाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि टोटल जो तत्व है वो सारे गामा पादा, गाना गाने से कहीं तत्व सजा है ही, लेकिन सजा दिल के, अब सजा दिया तो सज गया, लेकिन भैया उस टाइम जो बेवकूफ था वो मान रहा था, उसके बाद लोगों ने नहीं माना, और नहीं माना तो क्या हुआ भैया, मामला गड़बड़ा गया। उसके बाद दूसरे दूसरे लोग आए, उन्होंने अपना अपना पीरियड टेबल दिया, इनका पीरियड टेबल चल गया बोरा में। जब इसका पीरियड टेबल बोरा में चल गया सर, तो लेकिन इसके बारे में पूछता है कि उसने किया क्या था भैया, तो किया क्या क्या था, ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। दूसरा, इसने इसका रूल कैल्शियम तक ही वैलिड था। तीसरा, थोरियम पर अंत हो रहा था। चौथा, हेलोजन के साथ जो है सर कोबाल्ट और निकेल को रख दिया था। पांचवा, एक के ग्रुप एक के वर्ग में एक से अधिक तत्व रख दिया था। छठा, अक्रिय गैस का खोज उस टाइम तक नहीं हुआ था, देखो कहीं पर भी अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस का खोज उस टाइम तक नहीं हुआ था, अलग अलग द्रव्यमान वाले तत्वों को एक के वर्ग में रख दिया गया था। फिर से समझो 56 तत्व था। अगर हम इसके समय इसका रूल कैल्शियम तक वैलिड है, थोरियम पर ये टेबल लास्ट होता है, ये फ्लोरीन क्लोरीन हेलोजन के साथ कोबाल्ट निकेल को रख दिया, एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्वों को रख दिया, अलग अलग द्रव्यमान को एक के वर्ग में रख दिया, इस सब इसका क्या था, डिसएडवांटेज था। तो सर पढ़िए, कहेगा भैया सारे गामा पदनिसा पे के सजाया, कहेंगे न्यूलैंड ऑक्टेव रूल देके, ऑक्टेट रूल देके, कितना तत्व था 56। कहेगा भैया कहां तक उसका रूल वैलिड था, कैल्शियम तक, 100 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंतिम तत्व कौन था, थोरियम। अब क्वेश्चन पे आइए तो सर, ऑक्टेव्स वर्गीकरण, न्यूलैंड चचा, कौन सा अंतिम तत्व, फटाक
बताइए सर आंसर क्या होगा? थोरियम। यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं सर। Al3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर ये थोड़ा सा सीखना होगा, यहां मामला सर गड़बड़ हो गया है। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। 2 8 8 18 इतने से काम चल जाएगा। ये मैजिक नंबर है सर, इसको याद रखिए। 2 8 8 18, 2 8 8 18। इसके बहुत सारे अपवाद हैं लेकिन उस पर नहीं जानना। आपका काम हो जाएगा, सिंपल सा जुगाड़ है। चला जुगाड़ याद है कि नहीं? भूल गया हमको? कोई बात नहीं, आए हैं तो याद रखोगे। मैं ऐसा काम करूंगा कि सर तू मेरे वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाएगा, वैसा कंटेंट लेके आएंगे हम। और कोशिश करेंगे कि आपके अंदर साइंस को जिंदा रखें। आप भी सर थोड़ी सी मदद कीजिए, उठ के बैठिए, हेडफोन लगाइए और आराम से बैठ के देखिए सर, सुतल सुतल नींद लग जाएगा। एक चीज का और ध्यान रखना है, चला बगल में जो दिखाते रहता है ना, इसको अकेले में देखें, नहीं देखना है, ना तो मारेंगे कान के नीचे, दिमाग ठिकाने ला देंगे। चुट्टा रे बाबू माई का देख। आप देख के ये चीज डिसाइड कर कि वो क्या सोच रहा है, कितना हेडेक ले रहा है, उसको आशा दिला चला कि हम कुछ कर लेंगे, तो टेंशन ना ले, हाथ में कलम है। चला नौकरी नहीं होगा तो हवा से रेलगाड़ी चलता ही ऐसा होगा चला कि हवा से रेलगाड़ी चलने लगेगा? इट इट इज पॉसिबल नहीं है ना सर। इसके लिए वैकेंसी लाना ही पड़ेगा। अगर ये दुनिया बचेगी तो वैकेंसी आएगा। और सर कितने वायरस आए और चले गए, दुनिया का कुछ नहीं उखाड़ पाए। हम यूथ का तो सर कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इसकी 150% की गारंटी है। इसलिए सर आपको अपने अंदर अपने सब्जेक्ट को जिंदा रखना है और वेट एंड वॉच में इंतजार करना है। छोटी छोटी वैकेंसी आ ही रही है, उसको भी ध्यान में रखना है, गौर फरमाइएगा। ये 2 8 8 18 इसको ध्यान में रखना है। यहां से अगर हम आते हैं चला, तो मामला क्या बनता है देखो। जैसे हम सोडियम, सोडियम 11 होता है, देखो कैसे करेंगे, बांट देंगे, इसको 2 को देंगे, इसको जितना इसका औकात है उतना भर देंगे, बच्चे का तो तीसरा में देंगे। देखो क्या करेंगे, 2 11 को है, सोडियम 11 होता है, 8 10 हो गया, ये को बच्चा इसको दे देंगे। देखो 2 8 8 18 है, 11 को था, 2 8 2 8 10 हो गया, इक्के को बच्चा तो इसको इक्के को देंगे। अब अगर Na+ आ जाता है, Na+11 होता है लेकिन एगो प्लस है, तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया। तो त्याग हो गया तो इसके पास अब 10 को बचा, 10 को बचा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8। गौर फरमाइएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8। ध्यान दीजिएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2 8 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन का इसने त्याग किया, यहां इसलिए एक ही चला गया। अब अगर हम अल्युमिनियम की बात करें सर, अल्युमिनियम की बात करो, अल्युमिनियम होता है 13। तो 13 हुआ तो 2 8 इसको दे देंगे 10 3 13। Al3+ है, 13 होवे करता है, 3 गो प्लस है, 3+ है, 3+ मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन गया, यानी 2 8 10, 13 में 3 गो चल गया तो 10 गुण बचा, 2 8 10 यहीं तक आएगा। ये 3 गो यहां नहीं होगा क्योंकि ये चला गया, क्योंकि यहां 3+ है। अब मामला क्या बनेगा चला, तो कह रहा है Al3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, भैया 2 8 हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से देखो, अगर हम लिखेंगे 2 8 8 18, अगर हम करते हैं चला कैल्शियम के, या कैल्शियम के रे चला, 2 8 8 18, Cl होता है 17, 17 होगा, देखो 2 8 10 बचलो चला 7, हो गलो चला 17। अब हो गलो Cl-, Cl अगर एगो माइनस है तो 17 माइनस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब 17 1 18 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 8 8, क्योंकि देखो 2 8 10 8 18, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cl- का क्या हो जाएगा। क्यों एक इसमें देखो ऐड कर दिए भैया, क्यों ऐड कर दिए, क्योंकि यहां पर एक चार्ज माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना इलेक्ट्रॉन, एगो माइनस है, एक ग्रहण किया, तो यहां 7 से 8 कर दिए। यू विल गेट द आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको खूब मिलेंगे, इसीलिए अल्युमिनियम का हो जाएगा सर 2 8। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9 में, दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है।
गौर फरमाइए सर, इसमें BaCl2 प्लस Na2SO4, ये BaSO4 प्लस NaCl है। अभी किसका उदाहरण है? मामला तो सर गड़बड़ है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, खूब पूछता है लड़का अनाधुन, जब एग्जाम देके आया ना, कहता है मास्टर साहब रिएक्शन पूछा है केमिस्ट्री में, कैसे होते काम? हम बोले रे चला, रिएक्शन के टेंशन ना ले, रिएक्शन के टेंशन हम, और कैसे हमने क्या किया, सारे रिएक्शंस को एक जगह कलेक्ट करवाया, और जब हम देखे तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिए सब क्वेश्चन बन जाएगा। लड़का देखा, अरे बाप रे, केमिस्ट्री में रिएक्शन पूछा ही नहीं, ना बनता हूं बनता हूं कैसे? हम आपकी सेवा में हैं और क्वेश्चन बनेगा, नहीं बने ऐसा संभव नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद और दया से सर इतना तो कर ही देंगे आपके लिए कि आप क्वेश्चन देखिएगा और आपका दिमाग देखने से भारी लग सकता है, बनाने से हल्का लगेगा, इसकी गारंटी है सर। आइए सर हम देखते हैं, दी गई अभिक्रिया का एक उदाहरण है BaCl2Na2SO4, तो BaSO4Na, बाप रे बाप, रिएक्शन वहां कैसे बनता ही सर, कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, फोटोलिटिक अपघटन है, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। अब सर गौर से देखिए क्या है, A प्लस बी जुटा AB बना दिया, इसको सर हम सिंथेसिस अभिक्रिया कहते हैं। इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, हिंदी होता है इसका। संयोजन का मतलब होता है सर जुटना, ए और बी आपस में जुट गया, ए बी बना दिया तो संयोग किया, जुट गया। अब ए बी टूट के ए और बी में बिखर गया तो सर जुटल था, टूट गया, तो टूट गया तो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब सर टूटना, वियोजन कहते हैं सर इसको। क्वेश्चन में आपका रहेगा वियोजन हिंदी में। यहां आते हैं सर ए प्लस बी प्लस सी है, और ये क्या हुआ देखिए, यहां से बी हटा और सी आके जुट गया। गौर से देखिए, बी यहां से हटा और सी आके जुट गया, अब बी चल गया यहां और सी आके जुट गया यहां, देखिए वही हुआ। यहाँ ए सी यहां से जुट गया तो ए सी हो गया, बी यहां आ गया, देखिए ए सी और बी हो गया। अब मामला क्या हुआ सर, इक्के को ने विस्थापित हुआ, इक्के को बी हटा और सी जुट गया तो ये को विस्थापित हुआ, इसलिए इसको सिंगल रिप्लेसमेंट कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं सर, रिप्लेसमेंट मतलब विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल, चला रे सुतना न, गौर फरमा, जिंदा रखना है हर हाल में साइंस को। एकल विस्थापन, ए बी सी डी, यहां देखो क्या हुआ, यहां से बी हटा यहां जाके जुट गया, नहीं 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 नहीं, नहीं। गौर फरमाइएगा, यहां से बी हटा यहां जाके जुट गया, और यहां से सी हटा यहां जाके जुट गया, तो दूगो ने विस्थापित हो गया, चला ई यहां आ गया, ई यहां चल गया, तो दूगो विस्थापित हो गया, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो फिर से, ई दोनों आपस में जुट गया, संयोजन अभिक्रिया, ई टूट गया, वियोजन अभिक्रिया, और यहां पर ए को हटा के दूसरा जुटा, एकल विस्थापन, यहाँ ए को हटा के यहां चल गया, ई हटा के फिर यहां आ गया, तो दोहरी विस्थापन, डबल रिप्लेसमेंट, दूगो का रिप्लेसमेंट हो गया। इसको कहते हैं संयोजन, इसको कहते हैं टूट गया इसलिए वियोजन, इसको ए को विस्थापित हुआ एकल विस्थापन, इसमें दू को विस्थापित हुआ द्वि विस्थापन। देखो अब क्वेश्चन बन गया, क्या कर रहा है कि डैश अभिक्रिया का उदाहरण, तुम गौर से देखो, यहां से Cl2 यहां से Cl2 हटा, गौर फरमाइएगा, यहां से Cl2 हटा, आई Cl2 जो है ये Na के साथ जुड़ा, और यहां से SO4 हटा और ये Ba के साथ जुड़ा, तो देखिए तो यही वाला काम यहाँ हो रहा है। यहाँ भी अगर आप जाइएगा तो माननीय महोदय यही काम हुआ है, आप गौर से देखिए, यहाँ C हट के यहाँ आ गया, और यहाँ से B हट के यहाँ चल गया, तो द्वि विस्थापन हो गया। तो बताइए अब आंसर क्या हो जाएगा,
ये देखिए, ये BaNSO4 के साथ जुड़ा, BaSO4 बन गया, और NaCl2 के साथ जुड़ा, NaCl हो गया। बता चला आंसर की होगा। व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट्स कर। वेरी गुड। हम सर आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सर बहुत सारा कमेंट्स बहुत स्पीड में आ रहा है। सर तहे दिल से इसके लिए माफी चाहेंगे, एकदम हाथ जोड़ के सर माफी चाहेंगे। हम सर आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब बताइए सर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। आंसर आप कहेगा विस्थापन अभिक्रिया, एक हटा विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार का, एकल विस्थापन और दोहरी विस्थापन। क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट होगा, यहाँ लड़का खट से आंसर क्या बना देगा, चला यहाँ खट से आंसर क्या बना देगा लड़का? आंसर कहेगा बाप रे, ई हटा के ई जूटा, विस्थापन अभिक्रिया। गलत हो जाएगा सर। अगर 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 मैं किसी काम को जानता हूं और मेरे पापा उससे अच्छे तरीके से उसी काम को जानते हैं, तो अगर दोनों ऑप्शन अवेलेबल होगा तो एग्जैक्ट आंसर आंसर होगा, एग्जैक्ट ऑप्शन आंसर होगा। यानी पापा बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए पापा आंसर होगा, हम नहीं होंगे। पापा नहीं रहेगा तो हम आंसर होंगे। बाप बाप होता है, चला बेटा बेटा होता है। तो मामला ये है कि अगर यहाँ दोहरी विस्थापन नहीं रहता तब यहाँ आंसर हो जाता विस्थापन। यानी ये जो ऑप्शन है ये सेकंड आंसर होगा। फोटोलिटिक तो हो गया सर, प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो फोटोलिटिक, जो प्रकाश के कारण जो भी अभिक्रियाएं होती है, जैसे सूर्य से फोटोसिंथेसिस होता है, ये फोटोलिटिक हो जाएगा। अपघटन का मतलब टूटना। ये वियोजन की अगर हम बात करें तो ये अपघटन भी है। इसी को, अपघटन को हम लिख सकते हैं वियोजन। वियोजन 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 लिख सकते हैं हम। चलो, अपघटन का मतलब वियोजन या टूटना होता है। अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, बता। विस्थापन लड़का यहां मार देता है खट से, जैसे देखा ओ ये हटा वो जुटा, गड़बड़ हो जाएगा। विस्थापन आंसर नहीं होगा, आंसर होगा दोहरी विस्थापन। ये नहीं रहेगा तब आंसर क्या होगा, विस्थापन। अब फोटोलिटिक की अगर हम बात करें, ये प्रकाश से संबंधित जितना भी फोटोसिंथेसिस वगैरह है। अपघटन का मतलब होता है टूटना या वियोजन, दोनों आंसर हो सकता है। अगर ऑक्सीजन के साथ कहीं पर भी जुटा हुआ ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, फलना प्लस ऑक्सीजन, चिलना प्लस ऑक्सीजन, ढकेलना प्लस ऑक्सीजन, तो दहन अभिक्रिया हो जाएगी ना। बोलना नहीं चला, दहन बोल तो नहीं पा रहा है, क्या करें, हम भी बहुत स्टेज को मिस करते हैं। चला, तुम लोग को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। कोई बात नहीं, ये कोरोना काल एक बार जाएगा, फिर हम लोग मिलेंगे नए जोश नए उत्साह के साथ, और फिर से अपनी जवानी को अपने मुकाम पर ले जाने का एक नया हौसला लेकर फिर से मिलेंगे हम लोग। चला, एकदम टेंशन नहीं लेना। बहुत सारा टेंशन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में नहीं करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। मकान मालिक का रूम रेंट से रिलेटेड बहुत सारा बात होगा। तो चला, टेंशन नहीं लेना है, बुरा वक्त चल रहा है सबके लिए, मैनेज करो। क्या करेगा, तो समझ ही रहा है कि कैसे कैसे मामला है। इस पर हम कोई कमेंट करना वाजिब नहीं समझते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी मत लिख देना कि सर मकान मालिक रेंट वगैरह। हम, तुम समझ रहा है कुछ मकान मालिक छोड़ रहे हैं, जो अच्छे हैं, जिनको ईएमआई नहीं देना है वगैरह वगैरह, कुछ मकान मालिक ले रहे हैं। किसी तरह मैनेज कीजिए, उनसे बात कीजिए, और बात करके ही आप इस पर कोई काम कर सकते हैं। जबरदस्ती यहाँ लड़ाई झगड़ा किसी को नहीं करना है। बुरा वक्त है, चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। बात कीजिए सर अपने मकान मालिक से, रिक्वेस्ट कीजिए, देखिए वो क्या करते हैं। और इंसान होंगे तो जरूर पिघल जाएंगे। हैवानों की कमी वैसे है नहीं पटना के मकान मालिकों में, बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी हैवानियत पे उतरे हुए हैं, लेकिन उसी में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो ईमानदारी से बच्चों पर बहुत ज्यादा मतलब ये कर रहे हैं कि जो दे पाओगे वो दो। जैसे जैसे होगा सर उसको बात करके ही मैनेज कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे मकान मालिक भी हैं, शायद रिक्वेस्ट करने से मान जाए वो। आते हैं हम लोग सर नेक्स्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। तो शायद ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है सर? इस अभिक्रिया को सर बैलेंस करना है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करें। पूर्ण करने मतलब सर इसके बाद क्या होगा, फिर रिएक्शन देखा गे माई की पूछ दल को, गड़बड़ ना चला, कोई गड़बड़ी नहीं। क्वेश्चन देखो ना, ऑप्शन देखो ना, खेल जाओगे इसके साथ। थोड़ा सा मेरे साथ लेकिन टाइम बिताना होगा। CH3CH2OH+3O2 दे दिया। अब मेरे पास सर मामला क्या है, ये रिएक्शन है, हमको नहीं पता है कि ये क्या है। हम सर अगर बात करें तो हमको नहीं पता है कि ये क्या है, हमको नहीं पता है कि क्या होगा आंसर। ये रिएक्शन हमको दिया हुआ है, यहां पर 3 दिया हुआ है सर, गौर फरमाइएगा, यहां पे हमको 3 दिया हुआ है। देखिए यही रिएक्शन दिया हुआ है। अब हमको ये देखना है कि आंसर क्या क्या दिया हुआ है, तो गौर से देखिए, CO2 प्लस H2O कॉमन है। CO2 H2O, CO2 H2O, CO2 H2O, CO2 H2O कॉमन है कि नहीं? चला, सब में है।
अब हमको क्या करना होगा कि CO2 H2O प्लस ऊर्जा जो दिया हुआ है वो तो होबे करेगा, ये तीन नहीं है, चला ये ऊर्जा है। अब हमको ये देखना है कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे। हमको इसका मतलब दो तीन का लफड़ा हो रहा है। हम देखेंगे पहले मेन एलिमेंट को बैलेंस करो। मेन एलिमेंट इसमें कौन है? कार्बन। इसको बैलेंस करो। देखो यहाँ दो गो कार्बन है, और कार्बन तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये क्वेश्चन में, यहां तक ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तीन हम अपने मन से नहीं लिखे, दिया हुआ है। तो कार्बन को दो गो होना पड़ेगा। ये लो हमने दो लिख दिया। गौर फरमाइएगा जनाब, कार्बन के लिए हमने दो लिखा, लिख दिया। अब हम देखेंगे कि अब दूसरा कार्बन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन कितना हुआ? 5 1 6, 5 1 6। यहां पर हाइड्रोजन दो है, यहां तीन लिख देते हैं, तो तीन दूनी 6 हो गया। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। एक और तीन दूनी 6 1 7। देखो ऐसे जोड़ेंगे, तीन दूनी ये 6 हो जाएगा, एक 7। देखिए क्या हुआ? दो दूनी 4 और तीन 3 7 हो गया बैलेंस। आंसर देख लो अब कौन हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा मैच कर रहा है, देखो ये मैच कर रहा है आंसर। अब तुम कहोगे सर मास्टर साहब नहीं समझे, फिर से समझा देते हैं। हमको सर क्वेश्चन में देखना है कि CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा कॉमन है। हम CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा लिख दिए। अब हमको मेनली कार्बन को पहले बैलेंस करना होगा। किसको किसको बैलेंस करना होगा? चला, कार्बन को बैलेंस करना होगा। ये लोग कर लिए कार्बन को बैलेंस। यहां कार्बन है एक, यहां कार्बन है दो, तो यहां दो दे दिए। अब हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। देखो 5 1 6, 5 1 6 गो है, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। ऑक्सीजन देखो क्या है, एक और तीन दूनी 6, तीन दूनी 6, तीन दूनी 6 एक 7। हमको देखते हैं दो दूनी 4 और तीन 7 उड़ गया, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। आप कहोगे मास्टर साहब कैसे समझेंगे, पहले कार्बन करना है, पहले ऑक्सीजन करना है, पहले हाइड्रोजन करना है? चला, कार्बन मेन एलिमेंट है। हमेशा कोशिश करना जब भी कोई ये आए तुम्हारा रिएक्शन आए कार्बन से संबंधित, तो पहले कार्बन को बैलेंस करो, दूसरा अपने आप बैलेंस हो जाएगा। पहले कार्बन करना, फिर हाइड्रोजन करना, फिर ऑक्सीजन करना, बैलेंस हो जाएगा। अब वैसे हीट एंड ट्रायल करो तो ऐसे भी बैलेंस हो जाएगा। दो तीन ज्यादा 99% इक्वेशन, देखो इसका जुगाड़ बताते हैं हम लोगों को। 99% इक्वेशन में नहीं चला, दो तीन के मामला रहता है। दो तीन रख के ट्राई करो ना, हीट एंड ट्रायल में रन कर जाएगा। हाँ, और वो छोड़ो ना, चला वो नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन रखना। अब देखना ना कौन बोला ई तो नहीं होगा बैलेंस। यहाँ देखो ना, वो उतना करने का जरूरत तो नहीं था। यहाँ कार्बन है एक एक दो, एक एक दूगो कार्बन, दूगो कार्बन केकरा में है? एकरा में है गा दूगो कार्बन? नहीं है। एकरा में है गा दूगो कार्बन? नहीं है। एकरा में है दूगो कार्बन? आंसर। क्या जरूरत है उतना झोल करने? नहीं बुझा? क्वेश्चन देखे ना, तो दूगो कार्बन है क्या इसमें? एक एक दूगो कार्बन है। दूगो कार्बन देखे को मैं तो आंसर अपने बैलेंस हो जाएगा। दूसरा नॉन ऑफ दी ने है, तुम कहेगा हम जान रहे मन में चल रहा होगा मास्टर, नॉन ऑफ दी रहता था, नॉन ऑफ दी रहता तो चलवा बैलेंस करवे, और ना करवे तो बुरा में जेबे, मामला हो जाए तो गड़बड़ ना। हे भाई, बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है एनटीपीसी एग्जाम कब होगा? एनटीपीसी एग्जाम होगा, और नहीं होगा तो हवा से चलता ट्रेन में। एकदम सिंपल सा बात। ग्रुप डी के एग्जाम नहीं होगा सर, सब ग्रुप डी जितना भी ग्रुप डी में है सर उसका एग्जाम नहीं होगा। 13 लाख एम्प्लॉय का चेन है सर, सारे लोग रिटायर करेंगे, नहीं होगा एग्जाम तो सर कैसे होगा हमको ही बताइए। जो लोग इस साल रिटायर करने वाले का कोरोना के कारण रोक देगा? तुम बहुत सोच रहा होगा कहीं रोक दिया था सर, ऐसे नहीं होता है। चला, रोकेगा कैसे? आगे इलेक्शन है, बोरा में तो लेके चल जाएंगे हम ही लोग। इसलिए चला एग्जाम होबे करेगा। कोरोना के कारण डिले हो सकता है, एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकता। इसलिए सर हाथ जोड़ के आपसे, सर आपके मम्मी पापा की तरफ से निवेदन है, पढ़ाई कीजिए सर, मामला गड़बड़ हो जाएगा। कुछ मत सोचिए कौन क्या कर रहा है वो जाने दीजिए, सारे एग्जाम्स होंगे, आप सर पढ़ाई कीजिए। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर में, 12 नंबर क्या कर रहा है सर? बेरियम बेरिलियम मैग्नीशियम के गुण आपस में मिलते हैं, क्यों? हम जैसे देखेंगे बेरिलियम 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 हो गलो चला Be, मैग्नीशियम हो गलो चला Mg, Be देखो ककरा में है, खट से तो और दिमाग में पीरियोडिक टेबल से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, जाने मन पीरियोडिक टेबल पढ़ना पड़ेगा ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। Be कहाँ है? Be यहाँ है Be। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है,
मोस्ले साहब डिजाइन किए थे। मोस्ले साहब कहते थे कि वर्ग में जो भी तत्व है ना उसके गुण समान हैं। आवर्त में जो भी तत्व हैं वर्ग के जो, जैसे इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन है, ये सब अक्रिय गैस है, सबके गुण समान है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये हेलोजन है, इसके गुण समान है। यहाँ आएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसके गुण समान है। इसके BeMg, CaSr, BaRa, इसके गुण समान है। कहता है कि गुण आपस में मिलते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों एक के वर्ग का है। वर्ग का है कि वर्ग का है, वर्ग को हम समूह भी कहते हैं। पढ़िए, ये दोनों एक ही आवर्त के हैं? नहीं, ये दोनों एक ही, इसको वर्ग कहते हैं, इसको आवर्त कहते हैं। ये दोनों एक ही वर्ग के हैं, ये दोनों आपस में विकर्ण संबंध दर्शाते हैं? नहीं, ये दोनों एक ही समूह के तत्व हैं। हाँ, समूह एक के समूह के हैं। BeMg कौन समूह के? सेकेंड। इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ये दोनों समान घनत्व है? नहीं, दोनों अलग अलग तत्व है तो घनत्व कैसे समान हो? अब कहेगा विकर्ण संबंध कौन कौन दर्शाता है मास्टर साहब? तो विकर्ण संबंध दर्शाता है चेला जी, एगो ई या एगो ई वाला जो मामला है, विकर्ण संबंध दर्शाता है सेकंड और थर्ड। कहेगा कौन कौन सा आवर्त विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो आप कहिएगा मास्टर साहब ये कैसे किए? तो आप गौर से देखिएगा सर, आप जब गौर से देखिएगा तो ये जो इसके बीच में एक आयत का निर्माण होता है, आप गौर से देखिए। और किसी वर्ग सेकंड और थर्ड के बीच में, और किसी के बीच में खाली जगह है नहीं है, तो आयत कहां से बनेगा? और आयत का निर्माण होता है तो ऐसे से खींच दीजिएगा सर, तो विकर्ण नहीं बन गया। कहेगा कौन कौन तत्व जो है, कौन कौन वर्ग विकर्ण का संबंध दर्शाते हैं? तो कहेंगे सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है जनाब? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन में जब आप आइएगा, अगला क्वेश्चन में जब आप आइएगा तो पढ़िए सर क्वेश्चन को। कहता निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति के बड़ी आंत के अंदर देख सकता है? अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, कोलोनोस्कोपी, इनमें से कोई नहीं। सर देखिए कह रहा है बड़ी आंत के अंदर, गौर फरमाइएगा सर। ये कह रहा है भाई मेरा कि बड़ी आंत के अंदर। सर एक्सरे कभी आंत का हो सकता है क्या? एक्सरे सर हड्डी का होता है, ऑब्स्टेकल का होता है। ऑब्स्टेकल मतलब अवरोध का होता है, हड्डी का होता है। बड़ी आंत में सर हड्डी है, एक्सरे नहीं होगा। ठीक है, अब बच गलो, चलाते ये ऑप्शन गिन लो। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड सर किस चीज का होता है? पेट में पथरी है, अल्ट्रासाउंड होता है। पेट में बच्चा है, धिया पुता, अल्ट्रासाउंड हो तो। गर्भ में लिंग का पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड होता है। गठिया रोग के उपचार में, गठिया रोग बुझा है, बैठे या उठे तो कहे आगे माई दर्द कर है, दैट इज गठिया रोग। ओकर उपचार के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। आ सर चिमनी उमनी ना होता है गांव में, ओकरा में जो काली झोलिक लग जाता है, और झाड़ फूक करने के लिए हम लोग सर उसका उपयोग करते हैं। मान लो कि पूरे के पूरे घर में मान लो तो दूध में चीनी मिलाना है, ऐसे से मिला देता है ना। अब मान लो ये पूरा का पूरा घर है, इतना बड़ा घर में पानी है, एक बोरा चीनी मिलाना है, तो क्या करोगे? बांस में कैसे से हिलाओगे? नहीं हिला सकते, तो उसके लिए की करते हैं? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग हम लोग छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर नहीं ले जाते हैं। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? तो कोलोनोस्कोपी। आप कह रहे हैं मास्टर पहली बार सुना है, कहा ये कोलोनोस्कोपी? तो कोलोनोस्कोपी आपके सामने प्रस्तुत है, गौर फरमाइएगा। देखो रे चला, सूतल है, ये चला है, चला सूत गया है। अब सूत गया है, ये एनस है सर। एनस जहां से सर आप मल का त्याग करते हैं, यहां से देखिए ये कैमरा के साथ और कटर के साथ एक पाइप घुसाया जाता है, गौर फरमाइएगा। ये पाइप घुसा, देखो पाइप घुसा 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 घुसा, देखो पाइप घुसा। अरे अरे पाइप घुस लो रे, रुक 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 रुक। चिल्ला रे चिल्ला। ये पाइप घुसा, पहले देख लो तुम। घुसने के बाद देखो ये कटर से, यही पाइप है जो घुसा था। कटर से अगर अल्सर टाइप का या कुछ भी मांस बढ़ा हुआ होगा उसको काट के निकाल देगा। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। देखो ये पाइप घुसा, ये पाइप घुसा, इसी को कोलोनोस्कोपी कहते हैं। ये बड़ी आंत है आपका। अब घुस, देखो ये पाइप घुसा इधर से एनस से, जनस सर
मल त्याग करता है अर्थात हगता है, और घुसने के बाद ये अल्सर है, ये देख रहा है डॉक्टर, देखो मास्क पहन ले है, कोरोना के मामला है, डॉक्टर बाबा मास्क पहन ले है। ई जो छोटा सा ई जो सर मांसल भाग अलग से निकल गया है, इसी को काट के हटाएगा सर, गौर से देखिएगा, इसी को सर कोलोनोस्कोपी कहते हैं। ये निकाल देगा, यही कोलोनोस्कोपी है। तो ये सर आपका बड़ी आंत के में होता है। कहता है कौन निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति की बड़ी आंत के अंदर देख सकता है, तो भैया कोलोनोस्कोपी के कारण देखेगा। कोलोनोस्कोपी के कारण देखेगा, इसके कारण, यही कोलोनोस्कोपी है, आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। अब आते हैं चला नेक्स्ट में अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए सर कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब जब आप इस कथन की ओर बढ़िएगा, क्वेश्चन को एक बार आप अपने से पढ़िए सर, बड़ा लफड़ा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन, अवकारक, बड़ा झोल है चला इसमें। कहेगा ना ऑक्सीकरण क्या है, अवकारक क्या है, रे चला पढ़े पढ़तो दोसर कोई उपाय नहीं है। हाँ पान दुकान खोलवे, पढ़, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग मिल के सर कुछ करेंगे, एकदम होगा। आज तक ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए प्रयास किया जाए और हो नहीं, प्रयास किया जाए और हो नहीं, इसका मतलब सर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है खुद में। इसलिए उसके अंदर झांकिए, उठिए, बहाना नहीं चलेगा, कोरोना है, फलना है, वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी कब नहीं आया है, चला हवा से सिस्टम चलेगा, पागल हो गया है क्या आदमी, सिस्टम चलाने के लिए वैकेंसी चाहिए, इसलिए उठ चला जाग। अब गौर फरमाइएगा, ऑक्सीकरण, अवकरण, उपचयन, अपचयन, अवकारक बुझाता नहीं, कैसे होगा, गौर फरमाइएगा। हम जो अभी लिखने जा रहे हैं इसको ध्यान में रखना है और उसी को ध्यान में रखना है। ऑक्सीकरण एक होता है चला अवकरण। अब ऑक्सीकरण जिसका होता है वो कहलाता है अवकारक, अवकरण जिसका होता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं उपचयन, क्या कहते हैं चला, उपचयन। उपचयन इसको हम कहते हैं अपचायक। और अगर हम इधर चलते हैं चला, इसको कहते हैं अपचयन, उपचायक। गौर से देखो, ऑक्सीकरण, अवकारक, अवकारक जिसका होगा उसको उपचयन, अपचायक, और इधर आएंगे अवकरण, ऑक्सीकारक, अपचयन, उपचायक, ठीक है। ये मामला है। अब मामला क्या है चला, ई ऑक्सीजन का जुटना, ये होता है हाइड्रोजन का जुटना, एकदम सिंपल। ये पहला पॉइंट है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसमें होता है चला इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। इतने याद रखो, 15 से 20 को ऑब्जेक्टिव तो हर प्रीवियस ईयर में बन जाएगा। खाली ध्यान रखना, ऑक्सीकरण अवकारक, ऑक्सीकरण अवकारक, ऑक्सीकरण अवकारक, ऑक्सीकरण अवकारक, उपचयन अपचयक, उपचयन अपचयक, उपचयन अपचयक, उपचयन अपचयक। ये क्या होता है, उपचयन अपचयक, अपचयक उपचयन, उपचयन अपचयक, ऑक्सीकरण अवकरण, रिडक्शन, की गो 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 करके खत्म। ये एकदम वेरी फ्रैंक, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और टू बी वेरी क्लियर, ऑक्सीकरण अवकारक, उपचयन अपचयक, अवकरण ऑक्सीकारक, अपचयन उपचयक। अच्छा एक बात पता चला, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का जुटना अवकरण। हमको ये पता चला, हमसे अगर मान लो कि हम कोई बिजनेस करते हैं, तो तुम अगर हमसे जुटेगा, मान लो हम पढ़ाते हैं, तुम हमसे जुटेगा, इसका मतलब मेरा लाभ होगा। अब तुम हमसे नहीं जुटेगा तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा हानि हो जाएगा।
तुम हमसे जुटेगा तो मेरा लाभ होगा, नहीं जुटेगा तुम्हारा हानि होगा। यह जरूरी नहीं, हो सकता है हमसे अच्छा टीचर तुमको मिल जाए, उससे तुम जुट जाओ। इट में बी पॉसिबल। बढ़िया समझना, क्वेश्चन तब ये बनेगा, नहीं नहीं बनेगा। हमसे तुम जुटो तो तुम्हारा लाभ होगा, लेकिन मेरा लाभ होगा, मेरा लाभ होगा। तुम्हारा भी हो सकता है लाभ, नहीं भी हो सकता है। अगर तुम हमसे नहीं जुटोगे तो तुम्हारा हानि हो जाएगा। नहीं, हमसे भी अच्छे टीचर हैं, तुम उनसे जुड़ोगे तो तुम्हारा लाभ हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए। लेकिन तुम अगर हमसे जुटोगे तो मेरा लाभ होना तय है। अब पता नहीं, हमसे जुड़ने के बाद अगर आपको लगता है कि लाभ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आते हैं हम सर इस पे, कहता क्या है, और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहता है ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का लाभ है, सत्य नहीं है लड़का, सत्य है नहीं है, वरना क्या पढ़ता कट 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 बाबरे ई नहीं हो तो होने होने खाली नहीं पढ़ा, लास्ट में तो मामला गड़बड़ हो जातो नहीं है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का लाभ, वेरी गुड, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन का लाभ होगा, ये सही है। इसलिए मेरा आंसर नहीं होगा, ये स्टेटमेंट सही है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर कह रहा है अपचयन हाइड्रोजन का लाभ है। पढ़ते हैं सर, अपचयन कहेंगे, अपचयन 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 हाइड्रोजन का लाभ है, हाइड्रोजन जुटता है, लाभ है। देखो सही है, ये भी स्टेटमेंट, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तीसरा में आते हैं, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है। ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है नहीं, ये ऑक्सीजन का लाभ है, लेकिन हाइड्रोजन की हानि है कि नहीं ये नहीं कह सकते हम। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीजन का लाभ है, हाइड्रोजन की हानि है कि नहीं ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें ये नहीं कहता कि ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन हटेगा। अगर कहता ऑक्सीजन जुटेगा हाइड्रोजन हटेगा तो ये स्टेटमेंट जो है ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता, मामला हो जाएगा चला गड़बड़। अब हम लोग इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है कि ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलिए अगला स्टेटमेंट भी चेक करते हैं, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का लाभ है। सर ऑक्सीकरण हाइड्रो, ये स्टेटमेंट सही है, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन, अब दो स्टेटमेंट है हमारा ऑक्सीकरण से रिलेटेड, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है, एगो कहता है ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का लाभ है। तो सर देखिए, तो ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है क्या? नहीं, ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन का लाभ हो रहा है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए यहां आंसर की अगर हम बात करें, यहां आंसर डायरेक्ट स्टेटमेंट ये होगा कि ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये कहता है ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का लाभ होगा, नहीं, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन का लाभ होता है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन की हानि होती है, ये स्टेटमेंट भी 100% सही नहीं है, लेकिन सर मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। इसलिए मान लेंगे क्योंकि हमको दूसरा वाला उससे ज्यादा एग्जैक्ट मिल रहा है। अब सर जमाना चला गया, कहोगे "आई सर बल के सही मात्रा न्यूटन के लऊ जमाना"। अब जो सर क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इतना हाई कंपटीशन की तरफ पतो नहीं चलेगा मामला क्या है। एक बार फिर से हम समझते हैं, ये स्टेटमेंट ऑक्सी कौन सा सही नहीं है, यानी गलत हमको चुनना है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का लाभ है, एकदम सही है। अपचयन अपचयन हाइड्रोजन का लाभ है, देखिए अपचयन हाइड्रोजन का जुटना हाइड्रोजन का लाभ हो गया। ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है, ऑक्सीकरण, हमको कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है ये चुनना है। ऑक्सीकरण हाइड्रोजन की हानि है, देखिए ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये बात क्लियर नहीं है कि हाँ हाइड्रोजन की हानि है कि नहीं, लेकिन अगला में देखते हैं, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का लाभ है, ऑक्सीकरण हाइड्रोजन का लाभ नहीं है, ये ऑक्सीजन का लाभ है। इसलिए ये स्टेटमेंट सत्य एकदम नहीं है, ये नहीं रहता तो ये आंसर सेकंड हो जाता, क्योंकि ये भी स्टेटमेंट उतना सत्य नहीं। इसका ध्यान रखें सर, न तो मामला हो जाएगा गड़बड़। इसलिए आंसर इतने याद रखना है, ऑक्सीकरण अवकारक उपचयन अपचय, ऑक्सीजन का जुटना इलेक्ट्रॉन का त्याग, इस पार्ट याद रखोगे तो ये पार्ट अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए एक पार्ट को जरूर याद रखेंगे, आज का सर टास्क यही है मेरे तरफ से कि इसको जरूर याद रखें, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आगे आते हैं सर, 0 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था, सर 0 डिग्री सी है, 0 डिग्री सी। यहां पर सर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, 0 डिग्री सी कहे, कभी कभी 0.15 डिग्री सी कहता है। ये जो है ना सर, ये जल का ये जल का त्रिक बिंदु है।
इसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, 0.15 डिग्री सी को। कभी कभी क्या करता है सर कि 0.15 डिग्री सी जो है और 0 डिग्री सी अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो ये एग्जैक्ट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना है, ये एग्जैक्ट आंसर होगा, ये एग्जैक्ट आंसर होगा अगर ये दोनों रहेगा तो। अगर ये दोनों नहीं ये रहेगा तो इसी को मान लेंगे। 0 डिग्री सी जल का त्रिक बिंदु कहलाता है। अब त्रिक बिंदु क्या है? वह बिंदु जिस पर जल की तीनों अवस्था अपनी अवस्था का परिवर्तन न करे, अर्थात ठोस, द्रव, गैस। जल की मेनली 4 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन जल की 3 अवस्थाएं होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस स्टेज में वाष्प हो गया, लिक्विड में सर लिक्विड में हो गया आपका पानी, और सॉलिड में हो गया आपका बर्फ। तो सर ये तीनों अवस्था, जब ये तीनों को आप रख दोगे ना, तो ये तीनों अपनी अवस्था का परिवर्तन नहीं करता है इस तापमान। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन है 0 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ये क्वेश्चन जब आया ना, लड़का कहता है सर ये तो पढ़े हुए नहीं किए। मामला क्या है चला, मामला ये है कि अगर तुमको दे देना 0 डिग्री सी से इधर, तो ये हो जाएगा चला बर्फ, इधर हो जाएगा पानी। 0 डिग्री सी पर बर्फ और पानी दोनों रहेगा, जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में रह जाएगा। कहता है 0 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो 0 डिग्री सी पर भौतिक अवस्था होगी ठोस, द्रव की दोनों। आंसर होगा चला दोनों। ठीक है। 0 डिग्री सी के बाद जैसे कहता, बाद 0 डिग्री सी के बाद अगर कहेगा तो द्रव मारेंगे, और 0 डिग्री सी पहले कहेगा तो बर्फ रहता है, ठोस मारेंगे। फिर अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे 100 डिग्री सी पर कहेगा, 100 डिग्री सी तक द्रव्य रहेगा, इधर आएंगे तो वाष्प हो जाएगा। और फिर 100 पर कहेगा तो द्रव और वाष्प दोनों रहेगा सेम अवस्था में। इसका ध्यान रखना है। तो आंसर हो जाएगा सर दोनों। अब आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि डेबोरिनर ने सर तिर्यक नियम दिया था। तिर्यक नियम वो क्या कहता था, वो कहता ना कि अगर 3 तत्व है, 3 तत्व की अगर हम बात करें, जैसे लिथियम है, सोडियम है, अब पोटेशियम है, तो कहता था कि इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान को जोड़ दो, अब भाग दे दो 2 से। इसका जो ऐड है सम को भाग दे दो 2 से, तो जो वैल्यू आएगा ना वो इसका द्रव्यमान आ जाएगा। अब तुम कहोगे मास्टर साहब समझे नहीं, तो गौर फरमाइएगा। देखिए तिर्यक नियम क्या था, कहता था लिथियम अब पोटेशियम के द्रव्यमान को जोड़ दो, अब 2 से भाग दे दो। देखो यहाँ जोड़ा हुआ है, 39 है पोटेशियम का और 7 है लिथियम का। ये दोनों को जोड़ दोगे तो भागा दो दोगे 2 से तो 23 आ जाएगा। यहाँ देखो क्लोरीन पहला और तीसरा को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा। देखो पहला है 35.5, तीसरा है 127, 127/5/2 बराबर कितना, देखो ये आ गया। अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। अब फिर ये दोनों को जोड़ दो, अब भाग दे दो 2 से, देखो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगा। ये कहता था डेबोरिनर का त्रिक नियम। ये क्या कहता है देखो, यही 3 मेनली पूछता है। कहेगा अगर पहला तत्व लिथियम है, दूसरा तत्व पोटेशियम है, तो तीसरा क्या होगा, तो ये दोनों को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, देख लो अप्रॉक्स में किसका आता है, तो 23 आ रहा है। इसका मतलब 23 सोडियम का होता है एटॉमिक वेट, ये आंसर हो जाएगा। कहेगा क्लोरीन पहला है, तीसरा आयोडीन है, तो ये दूसरा कौन होगा, भाग दे दो। कैल्शियम है पहला, तीसरा है बेरियम, तो दूसरा क्या होगा, भाग दे दो। लेकिन सर ये सब पूछने पूछता है, यही पूछता है खाली, इसको सर ध्यान में रखिए। लिथियम पोटेशियम, अगर पहला लिथियम होगा दूसरा पोटेशियम होगा तो सोडियम क्या होगा, तो सर एटॉमिक नंबर इन दोनों का एटॉमिक वेट को जोड़ के 2 से एटॉमिक वेट को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पढ़िए तो क्वेश्चन, डेबोनिनर त्रिक का पहला और तीसरा लिथियम और पोटेशियम है, यानी ये कह रहा है, यही सब हमेशा यही पूछा है, लिथियम और पोटेशियम। तो त्रिक का दूसरा सदस्य यानी पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा सदस्य देखिए क्या होगा। हमको जैसे मिला लिथियम, लिथियम का हम जानते हैं 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो लगभग 7 हो गया। और दूसरा मिला पोटेशियम, पोटेशियम का 19 होता है एटॉमिक नंबर, तो लगभग 39 हो गया। 7 + 39/2 बराबर 23 आ गया। 23 केकर होता है, सोडियम का। सोडियम देखिए आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। रे चला जाग, रे चला जाग, सुतना न है सर, वैकेंसी का एग्जाम होवे करेगा रे। की होगा रे, तू दिमाग नहीं है तो चरने चल गया, होगा एग्जाम। पापा मम्मी की तरफ देखो रे चला, की कर रहा है तू,
उठ, अपने पापा मम्मी की तरफ देख, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उठ चला, होगा। अरे चला, कहां से लोग कहां क्या क्या कर लेता है इस धरती पे, कोई कोरोना नहीं जाएगा। अजीब बात करता है तुम लोग। उठ, उठा, उठ, पढ़, आए। मिलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु क्या करना होगा? सर दो टाइप का होता है, एगो एन टाइप होता है, एगो पी टाइप। चला एक ना में सिंपल सा एक उत्तर हम जुगाड़ बताते हैं। एन टाइप में एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। देखो एन टाइप में त्रिसंयोजित तत्व, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। एन टाइप की अगर हम बात करें तो एन टाइप में चला पंच संयोजित तत्व मिलाते हैं, पी टाइप में त्रिसंयोजित तत्व मिलाते हैं। दो एगो अर्धचालक के हैं, एगो एन टाइप एगो पी टाइप। एन टाइप में त्रिसंयोजित तत्व मिलाते हैं, पी टाइप में पंच, सॉरी एन टाइप में पंच संयोजित, पी टाइप में त्रि। देखो हमसे भी मिस हो रहा है, लेकिन मिस तो रहा से कभी नहीं होने देंगे, जब तक जिंदा रहेगा तब तक नहीं होगा मिस। काय टेंशन ले रहा है? अब बोलो कैसे? फिर से हम बोले एन टाइप के अर्धचालक में पंच संयोजित तत्व, पी टाइप के अर्धचालक में त्रिसंयोजित तत्व मिलाते हैं। आप बोलोगे मास्टर साहब ये कैसे होगा याद? तो तुम गौर से देखना, क्योंकि सिलिकॉन शुद्ध अर्धचालक है। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक। इसमें या तो अगर त्रिसंयोजित तत्व मिला दो, इसकी संयोजकता होती है 4। अगर त्रिसंयोजित तत्व मिला दोगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा और पी टाइप का अर्धचालक बना देगा। और अगर पंच संयोजित तत्व मिला दोगे तो ये दोनों आपस में मिल जाएगा और एन टाइप का बना देगा। तो चला इसको याद कैसे रखना, हम कैसे याद रखें? देखो एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो ये है, या तो 5 होगा ना तो 3 होगा, 4 तो होगा नहीं, 4 सिलिकॉन का होता है। देखो तो एन 5 के जैसा है, ये एन चला 5 ऐसे नहीं लिखते हैं रे, आई एन टाइप का है कि नहीं है? ये देखो नहीं करा। एन प्रकार का अर्धचालक जैसे कहेगा कहेंगे भैया पंच संयोजी 5 के जैसा है, तो इसका मतलब पी प्रकार 4 होगा नहीं तो 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन पढ़ो तो कहता है पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु पंच संयोजकता वाले अशुद्धता को मिलाया जाता है। वेरी गुड, पी पी है, एन में न 5 रे। कहता है पी है, इसका मतलब 3, तो 3 संयोजकता वाली अशुद्धता, यस आंसर। दोनों प्रकार नहीं होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। नहीं बुझा? घुस लाओ, गल लाओ ना। एन है ना चला, एन का 5 के जैसा, इसका मतलब पी 3 होगा, क्योंकि सिलिकॉन खुद 4 होता है। तो एन जैसे हमको कहेगा पी तो कहेंगे अच्छा पी, एन होता तो 5 होता, पी है तो 3 होगा, 3 है तो 5 पी होगा नहीं, 3 होगा आंसर। खड़ा। नेक्स्ट में चले। अगला कहता है नीचे दर्शाए गए चित्र में किसका प्रतिरूप है? मामला गड़बड़ है। एक होता है एनपीएन, एक होता है पीएनपी। मामला चला यहाँ गड़बड़ है। ये देखो जैसे ये एनपीएन है ना, गौर फरमाना, ये एनपीएन है, पीएनपी है। 18 19 ये है चला एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोनों के सिंबल में बहुत कम का डिफरेंस है। E4 होता है इमीटर, ओ 18 नंबर। E4 होता है इमीटर, B4 होता है चला बेस, और C4 होता है कलेक्टर। इमीटर बोले तो उत्सर्जक, 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 उत्सर्जक। बेस बोले तो आधार, कलेक्टर बोले तो संग्राहक। अब गौर से देखो नीचे दर्शाए गए चित्र में प्रतिरूप क्या है? एगो है इमीटर, इमीटर मूलतः इमिट करने वाला उत्सर्जक। कलेक्टर संग्राहक, संग्रहित करने वाला, यहाँ कलेक्टर है तुमको दिख नहीं रहा होगा, सी है। और ये बेस है, आधार। अब देखो दोनों फिगर को जब तुम गौर से देखोगे तो कलेक्टर बेस इमीटर, इमीटर बेस कलेक्टर। अब तुम गौर से देखो चला आंसर क्या होगा इसमें। नीचे दिए गए चित्र में अब इमीटर क्या करता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करें तो ये उत्सर्जक से उत्सर्जित करता है, ये उत्सर्जक है, ई फॉर इमीटर, इमीटर उत्सर्जक से उत्सर्जित करता है।
ये पीएनपी उत्सर्जक से लेता है। यही दोनों में डिफरेंस देखो, इसमें इमीटर में ऐसे करके एरो दिया हुआ है और इसमें इमीटर में ऐसे करके एरो दिया हुआ है। इससे निकल रहा है, यहाँ इमीटर से घुस रहा है, इतने डिफरेंस है, बाद बाकी कोई डिफरेंस नहीं। बोले मस्त था, कैसे होगा, कैसे याद रहेगा? एग्जाम हॉल में चला ना, बस खाली ऐसे है, एक और सिंबल बना देगा, उसमें ऐसे कर देगा, तुमको पता नहीं चलेगा कौन होगा आंसर। तो तुम ध्यान क्या रखना चला कि ये तुमको पता होगा कि जो N4 होता है नम्र आदमी, हम इसको ऐसे याद रखें, कभी नहीं भूलते हैं। N4 होता है नम्र आदमी। नम्र आदमी क्या करता है सर? जहां यहाँ से खाएगा पिछवाड़े से निकालेगा। नम्र आदमी का काम क्या है? जहां से खाना है वहां से खाएगा। जहां से जुगाड़ है चला, थोड़ा बहुत जुगाड़ू पे काम करना होगा, और जहां से निकालना है वहां से निकालेगा। अब दुष्ट आदमी क्या करता है चला? उल्टा करेगा, मतलब जिन्हें से निकालना है उन्हें से खाएगा, जिन्हें से खाना है उन्हें से निकालेगा। तो तुम गौर से देखो, एनपीएन में 2 एन है, तो ये ज्यादा नम्र है, और पीएनपी में 1 एन है, तो कम नम्र है, यानी दुष्ट है। 2 एन है, ज्यादा नम्र है, इसका मतलब क्या करेगा? जिधर से निकालना है उधर से निकालेगा, यानी उत्सर्जक से उत्सर्जित करेगा। पीएनपी है दुष्ट है, क्योंकि 1 एन है, कम नम्र है, कम नम्र है इसका मतलब दुष्ट है, दुष्ट है इसका मतलब ये उत्सर्जक से खाएगा, जो खा रहा है। तो यहां आ जाओ, ये इमीटर उत्सर्जक से खा रहा है, इसको निकालता तो एनपीएन हो जाता, 2 एन वाला मारते ज्यादा नम्र। ये उत्सर्जक से खा रहा है, यानी कि कम नंबर है, कम नंबर है अर्थात दुष्ट है, दुष्ट है इसका मतलब एक एन वाला, एक एन वाला मतलब पीएनपी, पीएनपी मतलब ये आंसर। यही अगर इसका होता, इसमें कुछ नहीं होता, सेम फिगर होता, ऐसे हो जाता। अब रहा टनल डायोड। टनल डायोड की अगर हम बात करें चला, तो टनल डायोड का सिंबल ऐसा होता है, इसको ध्यान में रखो। ये जीनर डायोड का अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल ऐसा होता है, स्टेपलाइजर में इसका उपयोग होता है। ये जीनर डायोड का सिंबल है चला, समझ गया? अगले क्वेश्चन में चले, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 46 ग्राम सोडियम के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे कहेगा ग्राम परमाणु, जैसे कहेगा परमाणु, मोल, आयन, गलोरे, नहीं बनता हो। तो चला, बहुत लड़का इसनो है जो 0.5 से अभी तक बैठा रहती 4 साल से, कोरोना आ गया है और 1 साल बैठेगा, 6 महीना बैठेगा, 3 महीना बैठेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चला एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, क्वेश्चन खटाक से बन जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना है। हमको पता चला ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 16। 16 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन जो कह दो, परमाणु कहो, अणु कहो, आयन कहो, जो कह दो, तोरे मोन आयन कह दो। तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतना, अगर कहेगा सोडियम के तो 16 काहे लिखे सर ऑक्सीजन के? क्योंकि द्रव्यमान होता है 16। सोडियम के, तो सोडियम का होता है कितना? 11 होता है एटॉमिक नंबर, 23 हो गया द्रव्यमान। 23 ग्राम में भी सेम 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन जो कह दो। किसी का भी कहता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कितना होता है? एक ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ कह रहा 23 नहीं, कह रहा 46 ग्राम। तो सोडियम के 23 ग्राम में होता है चला 6.022, तो 46 ग्राम में कितना हो जाएगा? 2 गुना 23 दूनी 46, ये भी 2 गुना होगा, 2 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। बता की होगा आंसर, गुना कर दो, ये हो जाएगा आंसर। देखो गुना करके इसको जब तुम गुना करोगे तो ये आ जाएगा आंसर। नहीं बुझला? अगर यहाँ कह देता 46 नहीं, 23 नहीं, 11 दूनी 22, 11.5 कह देता ग्राम सोडियम में, हम जानते हैं सोडियम के 23 ग्राम में इतना होता है, तो 11.5 ग्राम में अगर कहता तो यहाँ कहते 11.5, 23 ग्राम में जब इतना, तो 11.5 में कितना? 11.5 में कह देते 6.022 इंटू 10⁻23 अब बट्टा 2 आंसर। बुझला कि ना? 46 और दुगुना कर देता तो इसको हम फिर दुगुना कर देते, 4 गुना कर देता तो 4 गुना कर देते। नहीं बुझा? बुझा? यहीं पर आओ ना, इसी में ऑक्सीजन अगर कह दिया इतना, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतना होता है, कहता है ऑक्सीजन के 64 ग्राम में कितना होगा। यहाँ क्वेश्चन में ई नहीं रहता, 64 ग्राम ऑक्सीजन
में परमाणुओं की संख्या। तो हम जानते हैं ऑक्सीजन के 16, क्योंकि ऑक्सीजन 8-16 होता है। तो 16 ग्राम में इतना होता है, तो ऑक्सीजन के 64 ग्राम में, तो 64 ग्राम 16 चौका 64, 4 से गुना कर देते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 आंसर। बुझला रे चला। अगला में चले। द नेक्स्ट वन फिर से समझ लो, ऑक्सीजन के 16 ग्राम में इतना होता है, कहता था 64 ग्राम, तो 4 से गुना कर देते। कहता 32 ग्राम में, तो 2 से यहाँ गुना कर देते। कहता 48 ग्राम में, तो 16 3 48, 3 से यहाँ गुना कर देते, आंसर आ जाता। सोडियम का 23 ग्राम में होता है इतना, तब कहता 46 ग्राम में, तो 2 गुना उतना, आंसर। द नेक्स्ट। हाँ चिल्ला रे चिल्ला, कैसे होगा रे चिल्ला। अगर 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 कहता कौन सा कथन सत्य है? बल आघूर्ण गति बल घूर्णन गति उत्पन्न करता है। बल आघूर्ण रेखीय गति उत्पन्न करता है। बल तथा बल आघूर्ण दोनों घूर्णन गति उत्पन्न करता है। बल रेखीय गति तथा बल आघूर्ण घूर्णन गति। सर गौर फरमाइएगा, इस वीडियो की मदद से आप सर देख पाएंगे। आ, 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 गौर फरमाइएगा सर। देखिए, बल और बल आघूर्ण में क्या डिफरेंस है सर? अगर हम इसको ऐसे धकेलते हैं, ऐसे जा रहा है कोई वस्तु, धक्का हम धक्का दिए और ये ऐसे जा रहा है, ये बल है। और अगर सर हम इसे घुमा दिए किसी वस्तु को, तो ये बल आघूर्ण। यानी अगर धक्का दिए और रेखीय गति में सीधा चलने लगा तो बल है। अब वही भौतिक राशि अगर हम धक्का दिया, कोई चीज घूमने लगा, तो बल आघूर्ण। जैसे देखो, ये बच्चा, ये चिलवा धक्का दे रहा है, ये अभी बल है, क्योंकि ये रेखीय गति में जा रहा है, इसे बल है चला। अब देखो, ये ऐसे धक्का दिया, ये ऐसे घूम रहा है, बल आघूर्ण। इसका मतलब बल किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है, अब बल आघूर्ण किसी वस्तु को घूर्णन गति में लाता है। पढ़ते चला कौन होगा आंसर? बल रेखीय गति तथा बल आघूर्ण घूर्णन गति। देखो, बल 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 बल, और बल रे बल रे बल रे। बल की अगर हम बात करें तो बल कहता है बल रेखीय गति और बल आघूर्ण घूर्णन गति। दिस इज द आंसर। क्लियर है चला? दिस इज द आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट की ओर। फिर से हम एक बार अनाउंस कर देते हैं सर, साइंस डिस्कशन लाइव होगा एवरी एमडब्ल्यूएफ में, टाइम 3 से 4 में, बाय एसके झा सर। ठीक है। अब सर अगर हम बात करें तो साइंस को अगर आपको जिंदा रखना है खुद में, तो हमारे साथ सर जुड़िए, हम आपके अंदर साइंस को जिंदा रखने का काम करेंगे। सर एक बार फिर से हम वही उम्मीद जगाएंगे आपके अंदर, इस आपदा को अवसर में बदलना है। और हर रात के बाद एक सुबह आती है सर। बहुत सारा टेंशन है अभी सबके लाइफ में, मकान मालिक का रेंट है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है, घर पे टेंशन है, घर का काम करना पड़ता है मम। लेकिन सर सब चीज को ध्यान में रख के, आप सर नौजवान है, सब चीज को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। आप कहेगा नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक बार अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लीजिए सर, कसम खुदा की सर, चलना नहीं दौड़ना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ सर मिलेंगे हम लोग फिर एमडब्ल्यूएफ में है सर, आप देख लीजिएगा एमडब्ल्यूएफ में हम लोग फिर कब मिल रहे हैं। और टाइमिंग होगा हमारा लाइव का सर 3 से 4 में। और बहुत सारे बच्चे बहुत स्पीड में कमेंट्स कर रहे हैं सर, तहे दिल से इसके लिए सॉरी है। और सर हम एक बार सर मम्मी पापा की आंखों में आंखें डाल, तेरे अंदर वो जोश वो जुनून आएगा सर, कि चलोगे नहीं दौड़ोगे तुम। तू उगता हुआ सूरज है भाई मेरे, और तू उगते हुए सूरज की लौ की गर्मी कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए सर एक बार आपके मम्मी पापा की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है सर, पढ़िए, आगे बढ़िए, कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। ये काल हमारे लिए ही नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर नरेंद्र मोदी तक, जिनपिंग से लेकर टिनपिंग तक, अभी तक सब का सब परेशान है। इसलिए सर हमें इससे निकलना होगा, उगना होगा, उठना होगा, जगना होगा, और एक नए सूरज के जैसा जगमगाने की कोशिश में अपने अंदर सारी चीजों को जिंदा रखना होगा। इसी कड़ी में हम लोग फिर से प्रयास करेंगे, अगले क्लास की ओर फिर से आएंगे। बहुत सारे लोग नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं, सबको मेरे तरफ से सर प्रणाम है, नमस्कार है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा सर हमारे लिए, और एक लाइक भी जरूर कीजिएगा सर। तहे दिल से नमस्ते है सबको, आपको और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सर बहुत सारा मां शारदे से दुआ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।